ओके ना, सी अपील के चैप्टर में अपने को ये सब करने का बात हुआ था ना, तो उसमें सीटा आईटैट हो चुका है और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत अपनी बुक में तुमको मिलेगा बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादा इनकम टैक्स लॉ में इसके बारे में दिया भी नहीं है, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर बताया था। द कंटिन्यूइंग द थियरी फर्दर टू 263 एंड 264। ओके, तो सी पहले मैं सेक्शन 263 करा रहा हूँ। सी व्हाट इज सेक्शन 263? ओके नाउ सी सेक्शन 263 इज अ पावर ऑफ CIT/CCIT। अगेन मैं CIT बोलूंगा मतलब प्रिंसिपल CIT पे आ गया, CCIT बोला मतलब प्रिंसिपल CCIT पे आ गया। तो इनके पावर के ऊपर ये सेक्शन है। और पता है ये सेक्शन इनको क्या पावर देता है, ये देखो, सुनो ध्यान से, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। अगर मैं CIT CCIT हूं तो मैं अचानक कभी भी राउंड पे निकल सकता हूं और मैं अपने AO लोग को मॉनिटर करूंगा। मेरे नीचे कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर। ये देखो, अगर मैं ये हूं तो मेरे नीचे कौन काम कर रहा है? एडिशनल CIT, JC, ACDC, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये लोग सब असेसिंग ऑफिसर है। तो इन सब असेसिंग ऑफिसर पे मुझे निगरानी रखनी पड़ती है। और अचानक मैं राउंड पे निकलूंगा और सडनली मैंने किसी AO का, ये देखो, सडनली मैंने किसी AO का ऑर्डर देखा। AO का ऑर्डर मतलब कौन सा होगा? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग, यही सब ऑर्डर AO लोग पास करते हैं। तो इमेजिन किसी भी AO का रैंडमली मैंने ऐसा ऑर्डर देखा और उसमें मुझे लगा उसमें कुछ एरर है और उस एरर से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, तो वो एरर को रिवाइज करने का पावर मैं रखता हूं। जबकि ऑर्डर पास किया था AO ने, लेकिन मैं उसका सीनियर हूं ना, तो इतनी सीनियरिटी के कारण मैं इतना तो हक जता ही सकता हूं कि अगर मेरे जूनियर ने ऑर्डर में कुछ एरर किया है और खास करके उस एरर से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, तो वो एरर को मैं रिवाइज करने का पावर रखता हूं। और ऐसा पावर सेक्शन 263 में दिया हुआ है और ये पावर देना पड़ता है, नहीं तो क्या AO लोग अपने मन से कैसा तैसा ऑर्डर पास कर लेंगे। रिश्वत खा के भी बहुत बार ऐसा ऑर्डर पास कर, इसमें असेसी का फायदा हो गया। अरे इमेजिन किसी AO ने रिश्वत खा के असेसी का फायदा कर दिया लेकिन गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया। तो ये सब रिस्क फैक्टर होता है। इससे डिपार्टमेंट के अंदर भी इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल होता है। इसलिए लॉ ने क्या बोला है, AO तू तेरा ऑर्डर पास कर दे, लेकिन तेरा जो बॉस है ना CIT CCIT, वो कभी भी राउंड पे निकला और तेरे ऑर्डर में उसको एरर दिखा और उस एरर से गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, तो वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। और सी एरर दिखा मतलब क्या? सुनो, एरर का भी डेफिनेशन। लुक, एरर मतलब लुक, फील करो, मैं CIT CCIT राउंड पे निकला था और मैंने AO के ऑर्डर में एरर देखा। मतलब क्या देखा मैं? आई फाउंड के कुछ पॉइंट के ऊपर AO ने इंक्वायरी नहीं की। देयर वाज सम एक्सपेंडिचर जो AO ने मस्त अलाउ कर दिया, और एक्सपेंस अलाउ कर दिया मतलब नेट प्रॉफिट छोटा हो गया, असेसी का टैक्स कम कंप्यूट हो गया। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे AO ने कुछ इंक्वायरी किए बगैर ऐसे अंधाधुन अलाउ कर दिया। तो अगर किसी AO ने विदाउट डूइंग इंक्वायरी ऐसे ही ऑर्डर पास कर दिया तो उसको भी बोलते हैं एरोनियस। या फिर मैंने नोटिस किया कि CBDT के कुछ इंस्ट्रक्शंस है और CBDT के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ मेरे AO ने ऑर्डर पास किया है, तो भी एरर होता है। अरे एरर वर्ड का डेफिनेशन है, तो या तो AO ने कुछ इंक्वायरी नहीं की होगी, अंधाधुन काम किया होगा, या फिर ही वेंट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ CBDT, या फिर मेरे AO ने ऑर्डर पास करते टाइम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिहाज नहीं रखा। जैसे मान लो कोई एक्सपेंडिचर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउ करती है, लेकिन फिर भी AO ने आंख बंद करके अलाउ कर दिया, तो AO का अलाउ करना इट इज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब डिसअलाउ बोलती तो वैसा होना चाहिए था, लेकिन AO ने वैसा नहीं किया, तो इसको भी बोलते हैं एरर। अरे मतलब ये कैजुअली नहीं बोल रहा हूं, एरर वर्ड का डेफिनेशन ही है। सी एक जमाने में ना एरर वर्ड का डेफिनेशन नहीं था तो डिस्प्यूट होती थी। मतलब कभी भी CIT CCIT एरर के नाम पे रिवाइज करने चलता था ना, तो उसके ऊपर उंगलियां उठती थी कि ये कोई एरर थोड़ी, ये कोई एरर थोड़ी है। इससे लॉ ने एरर वर्ड को ही डिफाइन कर दिया है। सो व्हाट इज एरर? एरर मींस आइदर AO डिड नॉट डू इंक्वायरी एंड पास द ऑर्डर कैजुअली। सेकेंड पॉइंट, ये इंक्वायरी नहीं किया। दूसरा, CBDT के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ गया था। तीसरा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट उसने ऑर्डर पास कर दिया। तो ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे मिला, मैं कौन? CIT CCIT, तो मेरे पास पावर है कि उस एरर को मैं रिवाइज कर दूंगा। लेकिन सी
वो एरर को रिवाइज करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनो, एसएससी को इन्फॉर्म करके उसको ऑफिस बुलाना पड़ेगा। ऐसे फील करो मैं सीआईटी सीसीआईटी हूँ, एसएससी को ऑफिस बुला दिया और ऑफिस बुला के उसको बताऊंगा, सर जी देखिए आपका ये ऑर्डर है, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग, जो भी ऑर्डर है वो मेरे जूनियर ने मतलब एओ ने पास किया था, लेकिन आपके ऑर्डर में ना देखो ये खर्चा अलाउ हो गया था जो कि अलाउ नहीं होना चाहिए। एसएससी बोला क्यों अलाउ नहीं होना चाहिए? भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख, मैं उसको दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसे खर्चों को डिसअलाउ किया है और तेरे केस में अलाउ हो गया है, और अलाउ हो गया तो तेरी टैक्स कम कंप्यूट होगी, तुझे तो मजा हो गया और गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है तो मैं सहन नहीं करूंगा। तो इसमें एसएससी आर्ग्यू क्या करेगा ना, मैं नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही है लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। माना कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे खर्चों को डिसअलाउ करती है, लेकिन उसका कहना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो कोई दूसरे आदमी का है ना, मैं एक अलग आदमी हूं और मेरा केस थोड़ा अलग है। मतलब ही विल ट्राई टू प्रूव दैट इन माय केस दैट जजमेंट डजंट अप्लाई। और सीआईटी सीसीआईटी बोल रहे भाई एसएससी कोई दूसरा होगा जिसका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने दिया है और तू कोई अलग एसएससी है, लेकिन मैटर डिट्टो सेम है, तेरे को क्या अलग लग रहा है इसमें? मुझे तो सेम ही लग रहा है। फिर एसएससी आर्ग्यू करे नहीं नहीं इन माय केस दिस जजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, मेरे केस में तो अलाउ होना ही चाहिए था। अरे मतलब डिबेट हो जाएगी। अरे डिबेट नहीं होनी होती तो 154 हो जाता ना, इधर आर्ग्यूमेंट होगा। मीन सीआईटी सीसीआईटी भले पॉइंट आउट कर रहा है कि अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन एसएससी इज आर्ग्यूइंग दैट इन माय केस द जजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। जो भी ऐसी थोड़ी बहुत बहसबाजी बोलेगा, देख भाई तेरी बातें मैंने सुनी, मेरा फर्ज था तेरे को बोलने का मौका देना, लेकिन तेरी बातों में दम नहीं है। मुझे तो ये तुझे जो अलाउ कर दिया है ना वो सही नहीं लग रहा है, तो मैं तो इसको तेरे नेट प्रॉफिट में एड बैक करूंगा और तेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, चुपचाप भर देने का, ऐसा वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। और कैसे करे वाले सुनो, जिस ऑर्डर में एरर था ना उसके ऊपर वाइटिंग नहीं लगाएंगे। ये कौन सा ऑर्डर है? एओ का ऑर्डर जिसमें एरर था। सीआईटी सीसीआईटी एक नया कागज बनाएगा, उस कागज को बोलते हैं रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, और उसमें देखो लिखा पड़ी होगी कि मेरे एओ के मेन ऑर्डर में एक खर्चा गलती से अलाउ हो गया था, उससे प्रॉफिट कम हो गया था तो मैं उसको वापस ऐड बैक कर रहा हूं, उस कारण से टैक्स बढ़ रहा है, ये मेरा ऑर्डर है। ये कहां लिखूंगा मैं? रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। फिर ऐसा ऑर्डर बना के मैं एसएससी के मुंह पे मार दूंगा। एसएससी फ्रस्ट्रेट हो गया, व्हाट नॉनसेंस, ये गलत हुआ है मेरे साथ, मैं लड़ूंगा। तो मैं उसको बोले तू लड़ेगा जा, लड़का जाएगा, सीटा में मत जाना। अरे अपील करने वाला कहाँ जाता है पहले? सीटा। तो मैंने सीटा में मत जाना, सीटा की वो औकात नहीं कि मेरा ऑर्डर को देखे। मैं खुद सीआईटी सीसीआईटी हूँ, तो उसको बोला देख तेरे को मेरे रिविजनरी ऑर्डर से कुछ प्रॉब्लम है, तू अपील कर, लेकिन डायरेक्टली आईटैट जाएगा। मीन्स मैंने जो ऑर्डर पास किया ना रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, मैं खुद ही सीआईटी सीसीआईटी हूँ, तो मेरी कंप्लेन करने सीटा में थोड़ी जाएगा। सीटा का लेवल तो मेरे ऐसा ही है। सो ही विल हैव टू फाइल एन अपील डायरेक्टली टू आईटैट। और पता है आईटैट में अपील करने का टाइम 60 डेज होता है। गए लेक्चर मैंने पढ़ाया था, क्या पता रिवाइज किया कि नहीं, 60 डेज में अपील करना पड़ता है। तो जैसे ही वो कागज मैंने उसको थमाया, उसको जब रिसीव हुआ वहां से विदिन 60 डेज ही कैन फाइल एन अपील टू आईटैट। बट मैं तो करके रहूंगा। तो ये करके मैंने अपना 263 वाला पावर आजमाया। तो बस इतनी सी थियरी है। अब ये देखो, यही चीज को मैंने ड्राइंग में पेश किया है। मीन्स यहां पर इन लोगों के हाथों से ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ऑर्डर एरोनियस था एंड इट वाज प्रीजुडिशियल टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था, और गवर्नमेंट का नुकसान मैं क्यों सहन करूं? तो मुझे पावर मिला है कि ऐसे ऑर्डर को मैं रिवाइज कर सकता हूं। ओके सी, मैंने एक्चुअली मोटा मोटी पूरी थियरी तुमको पढ़ाई दी है एक स्टोरी के फॉर्म में, लेकिन सी इसका स्ट्रक्चर्ड आंसर कुछ ऐसा है। टोटल इधर बच्चों को ना 7 पॉइंट याद रखना है। ओके 7 पॉइंट, रिपीटिशन ही होगा लेकिन एक कीवर्ड के फॉर्म में। इसका कीवर्ड है ईगो टू अपील टू, ईगो टू अपील टू। इसमें सी फर्स्ट पॉइंट क्या में, ई फॉर अगर ऑर्डर एरोनियस है। कौन सा ऑर्डर? एओ का, एओ का ऑर्डर है। तो अगर ऑर्डर एरोनियस है एंड इट इज प्रीजुडिशियल टू द गवर्नमेंट, तो उसको रिवाइज करेगा कौन? सीआईटी सीसीआईटी। तो ये पहला पॉइंट है। तो ये तो मैंने सब पढ़ाई दिया, खाली दिखा रहा हूं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द ऑर्डर इज एरोनियस प्लस प्रीजुडिशियल टू गवर्नमेंट, सीआईटी सीसीआईटी रिवाइज करेगा। फिर जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए ये सब हो रहा है।
सेक्शन 263 इज इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो तुम लोग सोचे वो तो गवर्नमेंट का ही फेवर हो रहा है ना, लेकिन सी ये पॉइंट की अहमियत कब समझोगे, जब सेक्शन 264 होगा। 264 में इट इज इन द फेवर ऑफ एसएससी, बट जो भी अभी तो 263 चल रहा है, तो दिस इज इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये देखो लिखा है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। फिर O स्टैंड्स फॉर, ये 263 वाला पावर CIT कब आजमाता है, उसको कोई बोलता है कि खुद ही करता है, खुद ही करता है। मैंने बोला ना वो लोग अचानक कभी भी राउंड पे निकलते, तो उसने ऑन इज ओन किया, तो इसको बोलते हैं ओन मोशन। क्या लिखा है, ओन मोशन। फिर T फॉर टाइम लिमिट, हाँ ये टाइम लिमिट पढ़ाना बाकी है। सी ये जो मैंने किया था ना, ऐसे राउंड पे निकला था और किसी भी AO के ऑर्डर को देख के मैंने बोला ये क्या ऑर्डर पास किया, इट इज एरोनियस, मैं इसको चेंज करूंगा, चेंज करूंगा। तो चेंज करने का मुझे पावर तो है, लेकिन 2 साल के अंदर ही कर सकता हूं, विद इन 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर जब ये एरोनियस ऑर्डर पास हुआ था। अरे ऑर्डर पे डेट लिखी होती है। अरे सोच, मैं राउंड पे निकला था और मैंने किसी AO का ऑर्डर देखा, यार तूने क्या गंदा ऑर्डर पास किया है, जरूर रिश्वत खाई होगी तूने। और ये ऑर्डर की डेट थी कुछ मान लो 6 जून 2019, तो 6 जून 2019 अभी 24 चल रहा है, तो गया, तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये ऑर्डर की डेट थी 6 जून 2022, तो 6 जून 2022 तो कैसे गिनोगे, 6 जून 2022 तो एंड ऑफ द ईयर क्या है, 31 मार्च 23, तो उसके बाद 2 years तक तो टाइम है, तो मतलब विद इन 2 years ही करना पड़ता है। लेकिन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच दैट एरोनियस ऑर्डर वॉज पास्ड, एरर वाला ऑर्डर जब पास हुआ तो उस साल के एंड से विद इन 2 years, तो टाइम लिमिट था विद इन 2 years। फिर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। सी भले मैं CIT CCIT कितनी भी बड़ी हस्ती हूं, कितना भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं AO के ऑर्डर में एरर है, एरर है, एरर है, लेकिन SSC को बोलने का मौका देना पड़ेगा, क्योंकि एरर का मतलब क्या है, इट इज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट CBDT और अगेंस्ट विदाउट इंक्वायरी, बताया था ना मैंने। लेकिन ये मेरी थिंकिंग है, शायद SSC का कुछ अलग व्यू हो, तो उसको बोलने का मौका देना चाहिए। वो तो मैंने ऐसा स्टोरी में बताया था ना। तो ये देखो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखना, अपील से रिलेटेड 2 पॉइंट है, एक मैंने पढ़ा दिया है। क्या मालूम है कि अगर SSC नाखुश है, ITAT किया जाएगा। किस बात से नाखुश, CIT CCIT ने जो ऑर्डर रिवाइज करके उसका टैक्स बढ़वा दिया, टैक्स बढ़ेगा ही ना, क्योंकि SSC को कुछ रॉन्गली अलाउ कर दिया था, तो उसको एड बैक करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। लेकिन SSC को बुरा लगेगा, तो ही कैन फाइल एन अपील डायरेक्टली टू ITAT। अब सी इधर एक और पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू अपील ओनली। ये देखो, यहां ट्राई करो। मान लो ये जो ऑर्डर था ना, मैं ऐसे राउंड पे निकला था और AO के ऑर्डर में मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो वो ऑर्डर के अंदर है ना, मैंने 2 चीज नोटिस की। देखो यही चीज स्क्रीन पर आ गई है। ये देखो ऑर्डर के अंदर मैंने देखा एक एक्सपेंडिचर ये था जो मेरे AO ने डिसअलाउ किया था। मतलब इट हैपेंड इन रेगुलर असेसमेंट, मतलब किसी ईयर का रेगुलर असेसमेंट हुआ होगा और उसमें मेरे AO ने एक्सपेंडिचर A को तो डिसअलाउ किया था और एक्सपेंडिचर B को अलाउ किया था। एंड फिर जो एक्सपेंडिचर मेरे AO ने डिसअलाउ किया था, तो उसके लिए मेरा SSC अपील भी किया। अरे कभी भी SSC लोग को डिसअलाउ करते तो बुरा लगता है ना उनको। डिसअलाउ में बुरा क्या लगता है, प्रॉफिट बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है। तो SSC माइट हैव फाइल्ड एन अपील, और अपील कहाँ किया होगा, सीटा, ITAT वगैरह, और वो अपील वालों ने वो चीज अलाउ कर दी। मीन्स फाइनली एक्सपेंडिचर ए जो AO ने ओरिजिनली डिसअलाउ किया था, लेकिन अपील में जाके अलाउ हो गया, मतलब SSC जीत गया था। ये सब पुरानी बात है। अभी तो CIT राउंड पे निकला, उसने नोटिस किया कि ऐसा कभी हुआ था। फिर CIT ने एक और चीज देखी, CIT CCIT, कि एक और एक्सपेंडिचर था B जो तो मेरे AO ने ही अलाउ कर दिया था। मतलब ये जब स्क्रूटिनी हुई थी ना, तब ऐसा सब हुआ था, ये मैंने डिस्कवर किया। अब है ना, मुझे क्या लग रहा है मालूम है, मैं CIT CCIT मुझे लग रहा है कि भाई मेरे AO ने एक्सपेंडिचर B जो अलाउ किया था ना, वो एरोनियस है। वो एरोनियस क्यों लग रहा है, एरर का मतलब क्या बताओ। ये एक्सपेंडिचर भी इंक्वायरी किए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुछ और बोल रहा है और ये भाई साहब ने कुछ और कर दिया, तो ऐसा कुछ एरर मैंने देखा। ओके, तो मुझे गुस्सा आया कि ये एरर है। फिर एक्सपेंडिचर ए तो मेरे AO ने बेचारे ने डिसअलाउ किया था, लेकिन अपील वालों ने अलाउ कर दिया, तो मुझे ये भी एरोनियस लगा।
एरोनियस क्यों लगा? वही बात, विदाउट इंक्वायरी जैसा, या फिर विदाउट इंक्वायरी तो खैर होगा नहीं क्योंकि एओ तो बराबर डिसअलाउ किया था, लेकिन ये अलाउ किसने किया? अपील वालों ने। तो मे भी अपील वालों ने सीबीडीटी का कोई आदेश फॉलो नहीं किया होगा, अपील वाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट के खिलाफ गए होंगे और ऐसा करके अपील वालों ने अलाउ कर दिया। पर जो भी है, बॉटम लाइन क्या है मालूम है? मुझे ये भी एरोनियस लग रहा है और ये भी एरोनियस लग रहा है, और दोनों में पता है एरर कैसा है? अलाउ करने वाला एरर है, क्योंकि सी कुछ अलाउ कर दे तो असेसी को मजा आता है। तो विच इज प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट। कंडीशन चेक करो, 263 का कंडीशन ही क्या है? एरर होना चाहिए प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट। तो सी मैंने एरर तो प्रूव कर दिया कि ये एक्सपेंडिचर भी अलाउ होना एरोनियस था, अज्यूमिंग इट वेंट अगेंस्ट द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और ये भी अलाउ होना एरोनियस था, और दोनों में अलाउ हुआ है ना, और कुछ अलाउ हुआ तो असेसी को मजा आया, लेकिन प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट। तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन मैं इसको रिवाइज नहीं कर सकता। लेकिन ये एरर वाला जो था ना, ये इसको मैं रिवाइज कर सकता हूं, क्योंकि ये एरर किसने किया? मेरे सबऑर्डिनेट ने। और ये सेक्शन है ना 263, सीआईटी सीसीआईटी को पावर देता है टू रिवाइज द एरर ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब उसका जो सबऑर्डिनेट है ना उसके एरर को सुधारो। और ये वाला जो एरर है ना एक्सपेंडिचर बी वाला, ये देखो, ये एरर कौन किया था? ये तो मेरे एओ ने ही अलाउ करके एरर वाला काम किया था ना, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्योंकि मेरे पावर में आता है 263 के। लेकिन ये वाले को देखो जरा, ये देखो स्टार बना रहा हूं, ये वाले को कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपील वालों ने किया ना। सी अपील वाले कभी कोई गलत जजमेंट भी दे देवे ना, तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। सी अपील में कुछ भी किसी को प्रॉब्लम है तो काउंटर अपील करना पड़ता है। अरे आज अपील वाले कुछ भी गड़बड़ करते हैं ना, तो जिसको गड़बड़ लगा वो काउंटर अपील करेगा आगे। ये सीटा के ऑर्डर में गड़बड़ लगा तो आईटेड में जा, आईटेड के ऑर्डर में गड़बड़ लगा तो हाई कोर्ट में जा, हाई कोर्ट के ऑर्डर में गड़बड़ लगा तो सुप्रीम कोर्ट में जा। सी अपील वालों से कुछ लफड़े होते हैं ना, लफड़े मतलब कुछ गलत वाला जैसा हो गया तो काउंटर अपील सॉल्यूशन है, उसको 263 में नहीं छेड़ सकते। अरे मतलब कितना भी ये भयंकर एरर हुआ हो ना, विच इज प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट, स्टिल सीआईटी सीसीआईटी को 263 में अथॉरिटी नहीं कि वो इसको रिवाइज कर सके। सी ये रूल जनरलाइज ही कर दो, कभी भी अपील वाले कुछ ब्लंडर किए, भले कितना भी भयानक ब्लंडर है, उसका एक ही उपाय क्या है उनमें? काउंटर अपील। इफ यू फील हाई कोर्ट जैसे ने ऐसा कैसा ब्लंडर कर दिया, किया होगा, चल, उसका एक ही उपाय है, गो टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये जनरलाइज कर दो। सी भले 263 के सिलसिले में बोल रहा हूं, इन लोग क्वेश्चन किधर भी कैसा भी फ्रेम करेंगे, कभी भी लगा ना कि अपील वालों से कुछ ब्लंडर हुआ है, तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन है पूरे लॉ में, काउंटर अपील। एंड बराबर है। सी सोचो, आज एक ये चीज में क्या हुआ था बताओ? कुछ अलाउ हो गया था, माना कि एरोनियस है, लेकिन अलाउ हो गया तो असेसी जीत गया था ना केस, असेसी जीत गया था। और कोई असेसी केस जीतता है तो उसकी जीत फॉरएवर होती है जब तक सामने वाला काउंटर अपील ना करे। नहीं तो सोचो केस करने वाला जीतेगा, जीतने के बाद भी डरा हुआ रहेगा, नहीं मेरी जीत कभी भी हार में बदल सकती है, तो जीत का क्या फायदा? अरे आज मैं भी कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में जीत जाऊं ना, और मेरी जीतने के बाद जिंदगी भर तलवार लटकी हुई रहेगी, नहीं मेरी जीत तो कभी भी हार हो सकती है, तो ऐसी जीत का क्या फायदा? इससे याद रखना, कभी भी हम लोग कोर्ट कचहरी में जीतते हैं ना, और अपने जीतने के बाद थोड़े टाइम के लिए काउंटर अपील का टाइम होता है, और दूसरी पार्टी काउंटर अपील नहीं की ना, तो इट इज और जीत फॉर एवर, भले मैं रॉन्गली जीता हूं। और इधर कौन जीता था? इधर देख, अलाउ हुआ था, मतलब ये असेसी के फेवर में हो गया था ना, असेसी जीत गया था, भले रॉन्गली जीता होगा, लेकिन उसके खिलाफ काउंटर अपील नहीं हुई ना, तो उसकी जीत फॉर एवर हो जाती है। इन शॉर्ट मुझे क्या कन्वे करना था कि ये वाले को क्या लिखा है, पढ़, कैन रिवाइज, मतलब सीआईटी सीसीआईटी इसको तो रिवाइज कर ही सकता है कि ये तो उसके जूनियर ने लफड़ा किया है, लेकिन इसके लिए मैंने क्या लिखा है, पढ़ो, कैन नॉट रिवाइज, क्योंकि ये ब्लंडर किससे हुआ है? अपील वाले। अब अपील वालों में चाहे सीटा हो, आईटैट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अपील वालों की गलतियों को हम नहीं सुधार सकते 263 में। तो ये पॉइंट ये वाला था, ये देखो क्या लिखा है, पढ़, अपील मैटर्स को मत टच करो, मत टच करो, मतलब इवन इफ वो एरोनियस है,
इवन इफ प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं कर सकते। अदर मैटर्स जो अपील में नहीं गए उसको कर सकते। इसको पता है क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। पार्शियल मर्जर क्यों बोलते हैं ना, ये देखो, अगर एक मैटर के लिए अपील हुई थी ना तो उतना ही पार्ट अपील में मर्ज हुआ है, उतना ही पार्ट, बाकी का पार्ट अपील में नहीं है तो उसको छेड़ो। अरे मतलब लॉ सीआईटी को क्या बोल रहा है? सीआईटी सीसीआईटी टेंशन मत ले, अगर एक मुद्दे पे अपील हुई थी जैसे एक्सपेंडिचर है तो उतना पार्ट अपील में मर्ज हुआ है, ओनली पार्ट ऑफ द ऑर्डर हैज बीन मर्ज्ड इन अपील, सो डोंट टच दैट पार्ट। ये देखो डोंट टच दैट पार्ट लिखा है ना, कैन नॉट रिवाइज, बट द अदर पार्ट इज ओपन फॉर रिविजन। सी अगर इधर डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर होता ना तो गलत हो जाता। मतलब क्या है कि एक मैटर भी अपील में गया ना तो मानो कि सारा ऑर्डर ही अपील में घुस गया, इसको छेड़े मत। बट ये तो लॉजिकल नहीं है ना यार। सी ऑर्डर के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होता है और कंप्यूटेशन में हजारों मैटर होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल के, उसके अंदर भी सो मेनी थिंग्स आते हैं, इतने सारे मैटर्स है तो मैटर वाइज बात करने का। अरे किसी ऐसे ने कोई मैटर पे अपील किया होगा उसको नहीं छेड़ेंगे बिकॉज ओनली पार्ट ऑफ द ऑर्डर इज मर्ज्ड इन अपील, पार्ट, बट द रिमेनिंग ऑर्डर इज ओपन फॉर रिविजन। इसको बोलते हैं पार्शियल मर्जर। और हमेशा पार्शियल मर्जर ही होता है कि जितना पार्ट अपील में गया उसको मत छेड़ो, बाकी के पार्ट को तुम छेड़ सकते हो अगर आपको लगा कि वो एरोनियस है, प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट है। तो ये 263 खत्म हो गया है। ओके 263 और 263 और 147 में फर्क क्या मालूम है? सी 147 263 मस्ट डिफरेंस बता रहा हूं। 147 में भी एसएससी का पुराना ईयर खुलता है, 263 में भी एसएससी का पुराना ईयर रीओपन होता है। बोथ आर रीओपनिंग, बट फर्क क्या है? 147 में एओ खुद रीओपन करता है और 263 में ऑर्डर तो एओ ने पास किया था लेकिन रीओपन करता है सीआईटी सीसीआईटी। ये सबसे बड़ा फर्क है। फिर 147 में सिर्फ एओ खुद ही रीओपन करता है ना, मतलब एओ ऑर्डर पास किया, एओ खुद रीओपन करता है, लंबा प्रोसेस है। पहले तो एओ के पास कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। लेकिन सीआईटी सीसीआईटी बड़ा आदमी है ना, उसको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ उसको खाली एक कंडीशन दिया है, ऑर्डर में एरर है, प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट है, तो बस बाद में तो सीधा एसएससी को बुला के उसको 2 साल में रिवाइज कर सकता है। मतलब लंबा प्रोसेस नहीं है जैसा 147 में था। बट एक्चुअली पब्लिक के लिए बताऊं, चाहे 147 और 263, पब्लिक को वही लगता है कि मेरा पुराना ईयर का केस खुला है। इट इज कॉमन फॉर पीपल, बट फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू 147 इज रीओपनिंग बाय एओ, 263 इज रीओपनिंग बाय सीआईटी सीसीआईटी। बट दिस रीओपनिंग इज फॉर डिबेटेबल मैटर्स। इफ द मैटर इज वेरी सिली, जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो 154 में हो जाता है। ये तो मैंने लास्ट टाइम एक अच्छा चार्ट बताया था, याद होगा तुम लोग को। तो 263 हो गया है। फिर सुनो नेक्स्ट सेक्शन चालू हो रहा है, सेक्शन 264। सी 264 अपील का ऑल्टरनेटिव है। ये देखो ड्राइंग में सब समझ जाएगा। देखो इस मीटिंग में क्या हुआ था, एओ ने ऑर्डर पास किया था, अब उस ऑर्डर से एसएससी दुखी है, दिख रहा है सैड बैठा है, तो दुखियारे को अपील करने का ऑप्शन तो है ही ना। और अपील कितने टाइम में करते? 30 डेज टू सीटा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और डिमांड यू अपील टू सीटा। और अगर सीटा में नाखुश तो आईटैड, ऐसे करके अपील करते। लेकिन एट दिस स्टेज एसएससी के पास एक ऑप्शन है, ये देखो आइदर और। अगर तुमको अपील नहीं करना है ना तो यू कैन डायरेक्टली मेक एन एप्लीकेशन टू सीआईटी सीसीआईटी फॉर रिविजन। रिवीजन मतलब क्या होने, वो बोलेगा मुझे इस ऑर्डर को देख के बहुत रोना आ रहा है, प्लीज इसे बदल दो। बदल दो मतलब रिवाइज। अरे मतलब ये दुखी है तो कोई पॉइंट से दुखी होगा ना। क्या पॉइंट से? कि ऑर्डर गंदा पास हुआ है, तो इस ऑर्डर में तुझे क्या गंदा लगा, अपना रोना धोना बता। किसको? सीआईटी सीसीआईटी को। और इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलते मैं अपील कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फॉर रिविजन। एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे ना ऐसा मत लिखना अपील अंडर 264। क्या बोलने का? आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन अंडर सेक्शन 264। मतलब बात वही है, अपना जो भी दुख है इनको बताओ। और अगर सीआईटी सीसीआईटी को सही लगा ना कि हाँ यार तेरे साथ तो गलत हुआ है, डोंट वरी,
वो गलत करने वाला मेरा जूनियर ही है। कौन है वो? तो उसको तो मैं चेंज कर सकूँ, टेंशन ना ले, इतना क्यों रोते, इतना थोड़ी रोते। चल मैं तेरी क्या प्रॉब्लम है सॉल्व कर देता हूँ। और सॉल्व कैसे करेगा मालूम है? एक नया कागज बनाएगा। अरे एसएससी का रोना धोना ये ऑर्डर से होगा, ये किसका ऑर्डर है? एओ का। तो सीआईटी सीसीआईटी बोलेगा इस ऑर्डर से तू इतना रो रहा है, टेंशन ना ले, मैं एक नया कागज बना रहा हूँ, उसका नाम है रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264। उसमें लिखेगा कि देखो एसएससी के साथ कुछ इंजस्टिस हो गई थी, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे जो इतना टैक्स मांगा गया था वो कम कर रहा हूँ, मतलब उसको रिफंड मिल जाएगा, जो भी है ऐसा लिखा पड़ी हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264। ओके, सी ये लिखा पड़ी करते टाइम कोई सिली मिस्टेक हो गई ना तो 154 में रेक्टिफाई होता है। 154 मालूम है सीआईटी सीसीआईटी लोग के भी है, बताया था मैंने। अरे जैसे मैं ये ऑर्डर में एसएससी का रोना धोना था एओ का, और एक मैं नया कागज बना रहा हूँ 264, तो 264 का कागज बनाते टाइम कोई सिली मिस्टेक हो गया ना, तो सिली मिस्टेक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, टोटलिंग मिस्टेक हो गया, तो 154 में रेक्टिफाई होता है। ये मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, 154 में मैंने बताया था एओ के साथ साथ सीआईटी सीसीआईटी लोग भी रेक्टिफाई करते। ये तो पिछले सेक्शन में भी सीआईटी सीसीआईटी नया कागज बनाया था 263, तो ये 263 264 के कागज में कुछ सिली मिस्टेक हो गई तो उसको 154 में रेक्टिफाई भी कर सकते। एनीवेज ये जनरल बात थी। तो मेन बात क्या था, इधर एसएससी अपना रोना धोना ला रहा है तो उसका रोना धोना सॉल्व करने के लिए भी कागज बनता है। बट सी जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज तू रोते धोते गया इसके पास कि तेरा रोना धोना सॉल्व भी हो जाएगा। शायद इन लोग सॉरी भी बोल सकते हैं, सॉरी तू फालतू में रो रहा है, तेरे साथ जो हुआ है सही हुआ है, इसमें क्या रोने की बात है, तेरा इतना टैक्स भरने का आ रहा तो भरना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कुछ भरना है फालतू में रो रहा है, सही ऑर्डर पास किया था, माना कि ये वो मेरा जूनियर है लेकिन होशियार आदमी, इससे सही काम किया था, मुझे तेरा रोना धोना जायज नहीं लग रहा है, तो सॉरी भी बोल सकता है। और अगर ऐसे में एसएससी बोले तूने मेरी मदद नहीं की मैं आगे जाऊंगा, तो आगे भी नहीं आ सकता। देखो दी एंड है, मतलब ये रूट ऐसा है ना कि इधर सीआईटी सीसीआईटी ने तेरी मदद कर दी ना तो नसीब तेरा, और नई मदद की तो खत्म, डेड एंड। मीन्स फिर ऐसे सोचेगा जाने दो आप लोग पागल लोग हो, मैं तो अपील में चला जाऊंगा। नहीं, रूट चेंज नहीं कर सकते। अगर तूने ये रास्ता अपनाया ना, कौन सा वाला रिवीजन अंडर सेक्शन 264, तो तेरे रिस्क पे जा, मतलब तेरी मदद हुई तो नसीब तेरे, नहीं मदद हुई तो दी एंड। उसके बाद रूट चेंज करना अलाउड नहीं है। और ये ऐसा है ना, स्ट्रिक्टली ये रूट पे जा या ये रूट पे, और एक बार इधर आ गया ना तो उसके बाद दी एंड है। हाँ ये वाले में तो क्या सीटा में मजा नहीं आया तो आईटेट में जाओ, इधर मजा नहीं है तो हाई कोर्ट, मतलब लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इधर डेड एंड आ जाता है। ओके, बट सी कितने लोग फिर क्या बोलेंगे, फिर ये तो फालतू है यार, इधर तो क्या है एकदम पूरा रिस्की है, अगर इधर सीआईटी सीसीआईटी मदद नहीं का तो खत्म केस। लेकिन सी इसका एक फायदा बताऊं, इधर हम लोग 1 ईयर तक जा सकते हैं। कितने साल तक? 1 ईयर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अपील में अपने को ताबड़तोड़ 30 डेज में एक्शन लेना पड़ता है, और कितने लोग क्या 30 डेज में अपील नहीं कर पाते। अरे अपील कितने टाइम में करना होता बताओ, नोटिस और डिमांड मिलता है ना उसके 30 डेज में, और कितने लोग क्या नोटिस और डिमांड के 30 डेज में अपील नहीं कर पाते। होगा कोई भी रीजन है, अब 30 डेज में अपील नहीं कर पाया, 3-4 महीने के बाद उसको अचानक भूत चढ़ा, अरे मुझे अपील करनी थी मैं क्यों नहीं किया, लेकिन उसका 30 डेज तो लैप्स हो गया। तो ऐसे लोग के लिए ये सहारा है, क्या? रिवीजन वाला। ओके, और यूजुअली ऐसा ही होता है। सी लोगों की फर्स्ट लव क्या है, सबका पहला प्यार क्या है? अपील। लेकिन अपील में एक ताबड़तोड़ इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है विद इन 30 डेज। और इसको फर्स्ट लव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इधर तो क्या सीटा में मजा नहीं आया तो आईटेट में तो जा सकता हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का सुकून मिलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन विद इन 30 डेज। बट देयर आर सम पीपल हु कुड नॉट फाइल अपील विद इन 30 डेज, तो उन लोग के लिए अच्छा सहारा हो गया ना ये, क्योंकि इधर हम लोग 1 ईयर तक जा सकते हैं। 1 ईयर कैसे गिनना मालूम है? द डेट ऑफ नहीं, इधर नोटिस ऑफ डिमांड से नहीं है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ एओज ऑर्डर। सी ये 30 दिन तो नोटिस ऑफ डिमांड से गिनते हैं ना, लेकिन ये वाला 1 ईयर कहां से गिनते हैं? डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, यहां से 1 ईयर तक जा सकते हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम है यार। और होता है बहुत बार ऐसे लोग को वो टाइम अपील करने मूड नहीं, अचानक 5-6 महीने लगता है, अरे मुझे अपील करनी थी, तो कर,
अपील तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो सकता है, यू कैन अप्लाई फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 264 टू CIT CCIT. ओके, तो ये 264 था. सी इधर कोई लोगों को डाउट आता है, सर हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे जितने भी दुख है, ये देखो, उसमें से कुछ दुखों के लिए अपील करें और कुछ दुखों के लिए 264 में अप्लाई करें. मतलब पार्टली यू गो इन अपील, पार्टली ईयर. पार्टली मतलब जैसे मेरे 4-5 दुख होंगे, 2-3 दुख के लिए अपील किया और 2-3 दुखों के लिए मैंने अप्लाई किया रिवीजन के लिए. ऐसा अलाउड नहीं है, पार्टली पार्टली नहीं होता है. इधर डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर है. डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर मतलब ये देख, अगर तूने एक बार कोई मैटर अपील में लिया ना, अब टोटली उधर ही मर जा. मर जा मतलब मर्ज हो जा. एक मैटर भी तूने अपील में छेड़ा ना, अभी तेरे को जो करना है अपील में ही करने का. कोई बोले नहीं ये तो कोई अलग मैटर था, मैं कुछ दूसरे मैटर के लिए 264 में अप्लाई करो, ऐसा नहीं चलता है. मतलब ये फैसिलिटी का तुम लोग मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करने मत सोचो, कुछ अपील में कर लो कुछ, ये ऐसा नहीं है. आइदर इन अपील और रिवीजन अंडर सेक्शन 264, बट इफ अपील फुल्ली इन अपील, इफ रिवीजन फुल्ली इन रिवीजन, पार्टली नॉट अलाउड. इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर. मीन्स अपील में एक मैटर भी गया ना तो पूरा ही उधर मर्ज हो गया, समझ ले, है ना. अब देखो, ये तो मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया ना. अभी इसका भी कीवर्ड है, जो कीवर्ड से हमने 263 पढ़ा था ना, और अभी 260, ये देखो 263 का ड्राइंग बता रहा हूँ. ये 263 जिस कीवर्ड से पढ़ा था ना, उसी कीवर्ड से 264 भी हो जाता है. एकदम सेम है देखो, लेकिन पॉइंट्स थोड़े उल्टे होते आएंगे, ऑपोजिट. ये देखो, तुम लोग खुद ही ट्राई करो ना. मैं तुमको 263 दिखा रहा हूं, इसके बेस पे 264 बनाना है. 263 में क्या था, एरोनियस ऑर्डर है, प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट, तो उसको CIT CCIT रिवाइज करता है. तो 264 में कैसा है मालूम है, प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट नहीं, प्री जुडिशियल टू असेसी. प्री जुडिशियल मतलब हार्मफुल, मीन्स देयर वाज समथिंग हार्मफुल टू द असेसी, उसके लिए 264 में कुछ हो रहा है. बट 263 में गवर्नमेंट को हार्म पहुंचा था. तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा, 263 गवर्नमेंट के फायदे के लिए हो रहा था, लेकिन ये असेसी के फायदे के लिए हो रहा है. 263 में ओन मोशन था, मतलब CIT CCIT खुद ही अपने मर्जी से राउंड पे निकलता है, और एओ ने कोई गड़बड़ वाले ऑर्डर पास किया तो रिवाइज करता है ताकि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. वो 263 था. लेकिन 264 में क्या है, 264 में पब्लिक को क्या लगता है, असेसी अप्लाई करेगा. नॉट नेसेसरी. 264 में आइदर असेसी कैन अप्लाई और खुद भी ऑन हिज ओन मोशन कर सकता है. जबकि प्रैक्टिकली CIT CCIT सामने से आके कोई असेसी का मदद करने नहीं आता है, लेकिन कानून में लिखा है कि 264 तो CIT CCIT चाहे तो ऑन हिज ओन किसी भी असेसी का हेल्प कर सकता है, या फिर ऑन हिज ओन ना करे तो असेसी अप्लाई करेगा. सी अभी मैंने पढ़ा था टाइम कैसा माहौल बनाया था कि असेसी गया था इसकी शरण में, प्लीज मेरी मदद कर दे, मदद कर दे, मतलब असेसी अप्लाई किया था. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सामने से हेल्प मिल जावे, और ऐसा रखना पड़ता है क्योंकि सी लॉ क्या बोलता है, CIT CCIT जब राउंड पे निकलता है और किसी AO के ऑर्डर में ऐसा दिखता है जिससे गवर्नमेंट का घाटा हुआ, तो कैसे रिवाइज करता है, तो उसको पब्लिक का भी सोचने का, मतलब CIT CCIT की ऐसी हस्ती है ना, मतलब उसको ऐसा पार्शियल नहीं रहना चाहिए कि नहीं मुझे गवर्नमेंट की चिंता है, गवर्नमेंट की चिंता है, वो मेरे को पगार दे रही है, ऐसा नहीं है. पब्लिक के लिए भी उतना ही सोच. मतलब 263 बोला राउंड पे निकलता है CIT, तो पता है वो लोग जब राउंड पे निकलते हैं ना, वो लोग दोनों चीज देखते हैं. अगर किसी ऑर्डर से गवर्नमेंट का घाटा हुआ है, वेरी बैड, हम इसको चेंज करेंगे, तो 263 था. और कभी CIT CCIT राउंड पे निकला, उसको लगा यार किसी असेसी की तो वाट लगा दी है, रुला डाला उसको बेचारे को. ऐसा थोड़ी करते पब्लिक के साथ, ये गलत है. तो पब्लिक को सामने से मदद करने भी जा सकता है, मतलब ये भी 264 में लिखा है. बट प्रैक्टिकली क्या है, 264 में वो सामने से मदद करने आवे, ये बहुत रेयरली होता है. इससे लॉ ने बोला भाई आप अप्लाई कर दो, पब्लिक को बोले तुम अप्लाई कर दो. बट अच्छा पॉइंट बन गया ना, डिस्टिंक्शन. ये देखो, ये 263 का है, भूलना मत. 263 में तो ऑन हिज ओन मोशन ही होता है ना, कि 263 में तो गवर्नमेंट का घाटा हुआ था, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. लेकिन 264 में इट कैन बी आइदर ओन मोशन और असेसी कैन अप्लाई, एनीथिंग इज पॉसिबल. प्रैक्टिकली असेसी ही अप्लाई करेगा. और सी
एसएससी भी अप्लाई करता, एसएससी अप्लाई करे या फिर ओन मोशन है ना, लेकिन एसएससी को अप्लाई करने के लिए कंडीशन रखा है। देखो कंडीशन क्या है में, जो एसएससी सीआईटी सीसीआईटी को हेल्प मांगता है ना, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे आंसू निकल रहे हैं, तो उसको बोला है तेरे को अगर यहाँ आना है ना, कहाँ रिवीजन के लिए, तो तेरे को अपील का 30 डेज खत्म होने के बाद आने का। मतलब जो इधर आने की इच्छा रखता है ना, किधर CIT CCIT अंडर सेक्शन 264, ही कैन कम अंडर 264 ओनली आफ्टर 30 डेज एक्सपायर, विच 30 डेज अपील का, क्योंकि उनको डर है कि बंदा यहां भी आ जाएगा, अपील में भी घुस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लॉ ने एसएससी को क्या बोला है, तू शांति रख, अगर तेरे को इधर ही जाने का बड़ा शौक है ना, तो पहले 30 दिन खत्म होने दे, 30 दिन खत्म होने के बाद आ, क्योंकि 30 दिन तक तेरे पास अपील का भी ऑप्शन है ना, और हम नहीं चाहते कि तू दोनों ऑप्शन अवेल करे। इससे 30 डेज को लैप्स होने के बाद ही आने का। फिर कोई एसएससी बोले क्यों मैं 30 डेज तक क्यों रखूं, मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं 30 डेज भी नहीं रुक सकता हूं, मेरे को जल्दी आना है, मतलब वो तुरंत आना चाह रहा है इधर, तो आ जा, लेकिन लेटर में लिख कि आई वेव माई राइट टू अपील, लिख के ला तू कि मैं अपना अपील का राइट सैक्रिफाइस कर रहा हूं। ऐसे लिखवा के लेते अपने से, अरे लिख के कब लाना पड़ता है ऐसा। अगर कोई एसएससी तुरंत ये 30 डेज जो चल रहे होते हैं ना, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट और नोटिस ऑफ डिमांड, उस दौरान ही एसएससी बोलता है कि मेरे को तो इधर ही जाना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे को सीआईटी सीसीआईटी लोग बहुत पसंद है, मैं इधर ही आऊँगा, और उसका 30 डेज अभी भी चल रहा है, तो उसको ये लेटर लेके आना पड़ेगा, आई एक्सप्रेसली वेव माई राइट टू अपील, ऐसा लिख के लेके जाओ। तो अपने को ये लोग, कौन लोग, सीआईटी सीसीआईटी लोग एंटरटेन करेंगे। या फिर 30 डेज खत्म हो गया उसके बाद तो तू जा ही सकता है। अरे इन शॉर्ट में कहां से पॉइंट छेड़ा लो, ये देखो मैंने बोला ना 263 में ओन मोशन था, लेकिन 264 में ओन मोशन भी है, एसएससी अप्लाई भी कर सकता है, लेकिन एसएससी जब अप्लाई करेगा तो उसके लिए शर्त बताई मैंने, अप्लाई करने वालों या तो अपील के 30 दिन खत्म हो जाए फिर जाओ, क्योंकि अपने पास तो 1 ईयर तक टाइम पड़ा है ना, तो या तो 30 दिन खत्म हो जाए अपील के फिर जाओ, या फिर 30 दिन के अंदर ही अंदर जाना है तो यू हैव टू एक्सप्रेसली वेव योर राइट टू अपील। ओके, ऐसे तो अपने 1 ईयर का टाइम है, आराम से आ सकते हैं, लेकिन कोई कोई लोग उतावले होते हैं ना, नहीं मेरे को अभी जाना है, और अभी जाना मतलब अभी अपील का टाइम चल रहा है ना, तो यू हैव टू एक्सप्रेसली वेव योर राइट टू अपील। ओके, सी मैं तुमको 263 को बोल बोल के बता रहा हूं, ये देखो, तो ये 3 पॉइंट एकदम ऑपोजिट ही थे ना। फिर ये देखो 263 में टाइम लिमिट क्या था, 2 ईयर्स था ना। एक काम कर दो, मैं तुमको अभी 264 का ही एक्चुअल ड्राइंग दिखा दे, तो देख लो। ये तो लास्ट हम लोग इधर पहुंचे थे ना, ये 264 का है, दिखने में सब सेम दिख रहा है, 264 का है। तो लास्ट पॉइंट क्या था, आइदर ऑन ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी होता है। फिर टाइम लिमिट देखो क्या है, इसका टाइम लिमिट थोड़ा लफड़े वाला है, ये देखो इधर तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका डिटेल्ड ड्राइंग मैंने इधर बनाया, देखो सी एज आई सेड 264 सीआईटी सीसीआईटी सामने से भी मदद कर सकता है, या फिर एसएससी भी अप्लाई कर सकता है। तो सी अगर सीआईटी सामने से मदद किया ना, तो कितने टाइम में मदद करेगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन एओ पास द ऑर्डर। एओ का ऑर्डर है, भूलना मत, क्योंकि सी आज एसएससी 264 में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको एओ का ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो एओ के ऑर्डर की जो तारीख होगी ना, वहां से विद इन 1 ईयर सीआईटी सीसीआईटी सामने से मदद कर सकता है। देखा इधर कैसा पार्शियलिटी है, नोटिस ही नहीं किया। सी ये देखो मैं राउंड पे निकल रहा हूं, मैं सीआईटी सीसीआईटी, और जब राउंड पे निकलता हूं ना, और किसी चीज से मुझे लगा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, तो 263 में उसको 2 ईयर्स तक रिवाइज कर सकता हूं, वो भी 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर मतलब उस ईयर का टुकड़ा भी आ जाता है। मतलब ऐसा फील करो, ये मतलब सरासर पार्शियलिटी है। मतलब सीआईटी सीसीआईटी राउंड पे निकलता है, और एओ के ऑर्डर में कुछ ऐसी गड़बड़ जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, तो उसको 2 साल तक चेंज कर सकता है। लेकिन वही अगर सीआईटी सीसीआईटी राउंड पे निकले, उसमें पता चले किसी एसएससी के साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसको चेंज करने का 1 ईयर का ही टाइम है। देखो ना, यही तो 1 ईयर है, ये देखो
मतलब कंपेयर कर रहा हूं, 263 में गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो 2 इयर्स का टाइम था, लेकिन इधर एसएससी की मदद करना है तो 1 ईयर ही, वो भी कट टू कट गिन रहे हैं। 1 ईयर भी कहां से, डेट टू डेट, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था, जिस ऑर्डर ने एसएससी के साथ नाइंसाफी की होगी, वो दिन से विद इन 1 ईयर मैं मदद कर सकता। एनीवेज 264 में कभी भी उम्मीद मत करो कि वो लोग सामने से मदद करेंगे, करते ही नहीं है। तो ये खाली सो कॉल्ड थियरी पढ़ने के लिए पढ़ने का होता है। प्रैक्टिकली तो क्या होता है, एसएससी अप्लाई करेगा, और एसएससी कब अप्लाई करे वाले में, ये देखो डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। सी एसएससी तो कब अप्लाई करे, जब उसके हाथों में ऑर्डर रिसीव होगा। और ये देखो तुम लोग दिख रहे हैं इधर में 2 डेट अलग बताई है। रियल लाइफ में क्या होता है, ऑर्डर पास होने का और रिसीव होने का डेट थोड़ा अलग होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे सी ऑर्डर पास डेट तो ऑर्डर पे ही लिखा होता है, ऑर्डर पे जो तारीख लिखा है वो तो पासिंग डेट है, लेकिन बाद में वो ऑर्डर एसएससी को हैंड ओवर हुआ ना, दैट इज द डेट ऑफ रिसीट। और कभी कभी सेम डे भी हो सकता है, कभी कभी 5-10 दिन का फर्क भी आ सकता है। और जो भी एसएससी तो कब अप्लाई करेगा, जब उसके हाथ में ऑर्डर रिसीव होगा और देख के उसके दुख होगा, हाय राम मेरे साथ गलत हुआ है, तो ही विल अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। एंड फिर उसके अप्लाई करने के, किसको अप्लाई कर रहा है वो, किसको अप्लाई कर रहा है, सीआईडी। ये देखो 1 ईयर लिखा तो था, ये वाला ही 1 ईयर मैं अभी बता रहा हूं, यही 1 ईयर देखो ड्राइंग में दिख रहा है, देखो दिखा रहा हूं, ये रहा। तो विद इन 1 ईयर ही विल अप्लाई टू सीआईटी सीसीआईटी। फिर सीआईटी सीसीआईटी जवाब में क्या बोलेगा, या तो बोलेगा हाँ तेरी मदद हो गई, या फिर सॉरी बोल सकता है। पर जो भी बोलेगा उसको एक नया कागज बना के देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264। उसमें लिखेगा कि या तो मैंने तेरी मदद की या फिर सॉरी बोल सकता है। पर जो भी है ही हैज टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कॉल्ड रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264। और वो कितने टाइम में करेगा, वो विद इन 1 ईयर। मतलब सीआईटी विल रिप्लाई विद इन 1 ईयर। और ये देखो कहां से चालू हो रहा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच एसएससी का एप्लीकेशन उसको मिला। तो सी एक्चुअली ये वाले पीरियड में भी जवाब आ सकता है, क्योंकि सी कभी भी एंड ऑफ द ईयर होता है ना, तो जिस ईयर की बात कर रहे हैं वो ईयर का जो टुकड़ा बचता है ना, उस पीरियड में भी जवाब आ सकता है। किसका, सीआईटी सीसीआईटी का। और उस पीरियड में नहीं आया तो वो साल एंड होने के बाद विद इन 1 ईयर कभी भी जवाब आ सकता है। और जवाब पॉजिटिव आएगा कोई जरूरी नहीं है, शायद सीआईटी सीसीआईटी बोल देगा सॉरी आई कांट हेल्प। और जो भी है यू विल एक्सपेक्ट अ रिप्लाई विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच एप्लीकेशन ऑफ एसएससी इज रिसीव्ड बाय सीआईटी सीसीआईटी। सीआईटी को एप्लीकेशन मिला था ना, तो उसको जब एप्लीकेशन मिली वो दिन से नहीं, वो दिन तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, 6 जून 17 जून, तो वहां से पूरा साल पड़ा है, फिर उसके बाद 1 ईयर। इन शॉर्ट 1 साल में अप्लाई कर, 1 साल में जवाब मिलेगा। ओके, लेकिन अप्लाई करने वालों के लिए। लेकिन इधर ओन मोशन भी तो होता है ना, तो ओन मोशन तो 1 ईयर में ही होगा। सी इसको ड्राइंग के थ्रू याद रखोगे तो ही याद रहेगा। सी इसको ऐसे याद रखेगा, देखो मैं कैसे याद कर रहा हूं, ऑर्डर पास्ट डेट, ऑर्डर रिसीव डेट, यहां से 1 ईयर ओन मोशन के लिए था, ये ऑर्डर पास डेट है, तो ये ओन मोशन का 1 ईयर था। फिर ऑर्डर रिसीव डेट से विद इन 1 ईयर अप्लाई कर, फिर वो साल के एंड से विद इन 1 ईयर रिप्लाई आएगा। मतलब इसको एक्शन से याद करने का, ऑर्डर पास डेट, ऑर्डर रिसीव डेट, यहां से 1 ईयर ओन मोशन में होता है, और फिर यहां से 1 ईयर में अप्लाई, और उस साल के एंड से 1 ईयर में रिप्लाई। ये 264 का टाइम था। इसके मुकाबले 263 सिंपल था, 2 ईयर्स। क्या 263 में तो ओन मोशन ही होता है ना, तो ऑन इज ओन मोशन विद इन 2 ईयर्स ऑर्डर को रिवाइज कर देगा टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट। तो ये देखो किधर पहुंचे हम लोग, टाइम लिमिट तक हुआ था। ये देखो शॉर्ट में लिखा है ये 1 ईयर ओन मोशन का, और अप्लाई किया तो 1 साल में अप्लाई, 1 साल में रिप्लाई। फिर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी 264 में एसएससी रोता रोता उसकी शरण में आ रहा है, तो कोई रोने वाले का सुनना तो पड़ता है ना, और उसको सुनेंगे मतलब ही विल बी हर्ड, तो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ये पॉइंट तो कॉमन है, 263 में भी था। 263 में तो एसएससी के बैंड बजाने को बुलाया है, क्यों गवर्नमेंट का घाटा हुआ था ना, तो किसी की बैंड बजाते तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ता है। और इधर एसएससी दुखी दुखी आ रहा है तो उसका सुनना ही पड़ेगा। अरे मतलब ये डिस्टिंक्शन में नहीं आ रहे, तो कॉमन पॉइंट है 263 264 में। फिर
अपील से रिलेटेड देखो क्या है, एक बार कोई मैटर अपील में गया ना तो वो 264 में नहीं आ सकता है, अदर मैटर भी नहीं आ सकते। अरे जैसे एक बार कोई एसएससी कोई मैटर अपील में लेके गया तो अपील मैटर को तो ये टच भी नहीं करेगा, दूसरे मैटर को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अपील में गया मतलब ही टोटली उधर मर्ज हो जाओ। अरे मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस एसएससी फाइल्स एन अपील, so CIT CCIT can neither revise that appeal matter nor any other matter. None of the matter will be touched by CIT CCIT because you have chosen appeal, and once you chose appeal you have to merge totally over there, doctrine of total merger. मतलब ये देखो, ना तो अपील मैटर को छेड़ेगा ना अदर मैटर, क्यों अपील वाले आदमी को टच ही नहीं करते हो, कौन, CIT CCIT। फिर ये कैनॉट अपील मतलब क्या में, अगर एसएससी नाखुश है, जैसे नाखुश क्यों होगा, जैसे एक CIT CCIT ने एसएससी को बोला सॉरी तू रो रहा है लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि तेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है, सॉरी। अरे मतलब CIT CCIT रिफ्यूज टू हेल्प, तो उसके रिफ्यूजल से एसएससी भड़क गया, ऐसे कैसे मेरी मदद नहीं की, मैं आगे लड़ूंगा, तो आगे नहीं लड़ सकता है, वो तो मैंने पहले ही बता दी एंड। सो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इफ एसएससी इज नॉट हैप्पी विद द रिविजनरी ऑर्डर ऑफ CIT CCIT अंडर सेक्शन 264 then he cannot go for further appeal because this is the dead end। और एक जनरल बात याद रखो, कभी भी है ना लॉ कोई भी चीज में डेड एंड लगाता है ना, वो इनकम टैक्स लॉ ने डेड एंड लगा, इनकम टैक्स लॉ। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलती है में कि कभी भी कोई पर्टिकुलर लॉ, चाहे इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, आपको दी एंड बोल देता है और तुमको अपील नहीं करने देता, तो वो लॉ तुमको अपील नहीं करने दे रहा है, लेकिन यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इफ हाई कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला तो यू कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट। बट ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी है। सी दो अलग चीज है, एक इनकम टैक्स एक्ट तो क्या बोलता है, दी एंड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज लॉ, जितने भी लॉ है ना वो सब हमारे बच्चे हैं, हम लोग बाप है, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। और वो सबको क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर लॉ आपको अपील करने नहीं दे रहा है तो ठीक है, उस लॉ की तुम रिस्पेक्ट करो, बट तुम हमारी शरण में आ सकते हो, हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें तुमको डायरेक्टली हाई कोर्ट को लेटर लिखने का राइट है, उसको बोलते हैं रिट पिटीशन। और अगर हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट। और सी ये पॉइंट हर वो टाइम तुम्हारे माइंड में आना चाहिए जब तुमको लगे ना डी एंड हो रहा है इधर, मीन्स वेन एवर एसएससी फील्स रेमेडी लेस अंडर एनी एक्ट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट इनकम टैक्स एक्ट, किसी भी एक्ट में अगर उसको लग रहा है मेरे पास रेमेडी नहीं है, मतलब दी एंड में अपील नहीं कर सकता हूं, सो वेन एवर यू फील रेमेडी लेस you can always take the constitutional remedy for which you have to make an application to high court, and if not satisfied then application to supreme court। और बोलते हैं कि हाई कोर्ट वाले को रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट वाले को स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। एनीवेज ये जनरल बात थी, मतलब कल को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर एसएससी को 264 में मजा नहीं आया तो क्या करने का, तो बोलने का ऐसे तो अपील नहीं कर सकता, हाउएवर ही कैन यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वेर ही कैन फाइल अ रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट, ऐसा एक्स्ट्रा में लिखने में काम आ सकता है। तो ये 264 समाप्त हो गया, तो सी अपना 263 264 हो गया है। फिर देखो अपने लास्ट दो सेक्शन बचे चैप्टर के, ये देखो इधर था ना अपना समरी, देख समरी, समरी के हिसाब से देखो हम कहां पहुंचे, ये अपना लास्ट हुआ था, ओके। फिर अभी नेक्स्ट है सेक्शन 158 है 268 है। सी पहले 158 ए करा रहा हूं, 158 ए क्या है देखो, ये सी हियर, ये देखो मैं ड्राइंग में जो दिखा वो देखो ना, ये देखो मान लो 21 22 का कोई स्क्रूटिनी चल रहा है, और स्क्रूटिनी में सामने देखो एओ बैठा है, इधर एसएससी बैठा है, और इन लोग झगड़ किस पे रहे, एक्सपेंडिचर एम पे झगड़ा चल रहा है। और एक्सपेंडिचर में झगड़ा क्या होता है, एसएससी की इच्छा रहती है कि नेट प्रॉफिट में नेट ऑफ हो जावे, अलाउ हो जावे, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं ये अलाउ नहीं करेंगे, और एक्चुअली रिटर्न फाइल करते टाइम हमने एक्सपेंडिचर को नेट करके नेट प्रॉफिट ही दिखाया होता है,
लेकिन हो सकता है एओ बोल रहा है नहीं, ये एक्सपेंडिचर एम अलाउ नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे अलाउ होगा, तूने नेट किया मैं इसको एड बैक करूंगा, ऐसा झगड़ा चल रहा था। और एसएससी बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये अलाउड है। अबे ना ये झगड़े में ना एसएससी एओ को बोलेगा सर हम जो बात पे झगड़ रहे हैं ना उसका मेरा ऑलरेडी झगड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसे एओ एसएससी किस पॉइंट पे झगड़ रहे, एक्सपेंडिचर एम, और एसएससी सेइंग व्हाट यू नो कि सर यही एक्सपेंडिचर एम पे मेरा ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बट वो कोई अलग ईयर को पर्टेन कर रहा है, से 14-15। अभी स्क्रूटिनी हो रही है 21-22 की। असी एक एसएससी के बिजनेस में एक्सपेंडिचर एम, अगर उसका बिजनेस एक ही सरी का है तो एक्सपेंडिचर एम तो उसके धंधे में बार बार आता होगा। तो ऐसा मान लो उसका एक्सपेंडिचर एम को लेके पहले भी इशू खड़ा हुआ था और वो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दी, सोच रहे क्या करना है इसका। और ऐसा झगड़ा कब छिड़ा था, 14-15 में। और यही चीज बोलते ना, यही घटना वापस घटी 21-22 में। और एओ ने बोला नहीं मैं तो इसको अलाउ नहीं करूंगा। तो फिर एसएससी पता है क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये एक्सपेंडिचर है हम आपको डिसअलाउ कर दें ना, कर दो, आपको जो टैक्स मांगना है ले लो, लेकिन आप ये वादा करो। क्या वादा, कि जब मैं 14-15 का केस जीतूंगा ना वो जीत 21-22 में भी अप्लाई कर देना। यानी कि अभी जो मुझसे आप टैक्स मांग रहे हो ना मुझे रिफंड कर देना। ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते। वरना सी एसएससी क्या बोलेगा, देखिए सर अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे, आप खड़ूस बन के एक्सपेंडिचर एम को डिसअलाउ करोगे तो मैं तो सहन नहीं करने वाला, मुझे फिर अपील करना पड़ेगा। लेकिन मतलब नहीं है ना वापस अपील करूं वही मैटर पे, जस्ट बिकॉज ईयर अलग है। अरे ईयर अलग है तो क्या, आदमी तो मैं ही हूं, मेरा मुद्दा तो वही है। और जिसके लिए मर मर के मैं 14-15 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मकान पे पहुंच चुका हूं, अब उसके लिए मेरे को वापस मत लड़वाओ। एक्चुअली तो क्या होता है में अपना हर ईयर अलग होता है और मुझे हर ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से अपील करनी पड़ती है। सी यहां पर एक फैसिलिटी जिसमें अपील अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन अगर ये फैसिलिटी ना होवे ना तो एसएससी को तो क्या, अगर ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होने का बुरा लगा ना तो वापस अपील करना पड़ेगा। अरे वापस अपील मतलब क्या, ऑलरेडी वो 14-15 में नाराज होकर अपील किया ही है, अब 21-22 में वापस अपील करेगा, अब ये मैटर तो वापस छिड़ेगा। और अपने जो केस किए हुए ना 14-15 में उसका जजमेंट तो भगवान जाने कब आएगा, 10-10 20-20 साल तक जजमेंट ही नहीं आता है। और 10-10 20-20 साल तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक वो पॉइंट तो मेरी स्क्रूटिनी में बार बार आएगा। और हर टाइम स्क्रूटिनी में पॉइंट उठे और हर टाइम एओ डिसअलाउ करे तो मुझे अपील करनी पड़ेगी ना। और अपील क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज एवरी ईयर इज टू बी प्रोटेक्टेड सेपरेट। आई कैन नॉट से मैंने अपील किया था, पहले किया था, लेकिन वो 14-15 को लेके, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तुम जीत भी जाओ ना तो 14-15 के लिए जीता, ऐसा थोड़ी जिंदगी भर के लिए जीत गया। अगर तुमने हाई कोर्ट में 14-15 का केस किया है तो उस ईयर के लिए जीत मिलेगी। लेकिन मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं एओ को कि सर आप वो जीत को 21-22 में भी अप्लाई कर देना। और वो अगर एओ कोऑपरेट करता है ना तो अपने को 21-22 में वापस अपील करने की जरूरत नहीं है, आई कैन अवॉइड दी अपील। बट उसके लिए मुझे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 8 विद एसएससी। फॉर्म 8 में ऐसा लिख के देगा कि सर जिस मैटर पे हम आर्ग्यू कर रहे हैं वो मैटर मेरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो आप अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो मैं अभी अपील नहीं करूं। बट सी इधर शर्त क्या मालूम है, अभी एक्सपेंडिचर एम के साथ क्या होगा, अभी वो डिसअलाउ ही होने वाला है। अभी तो एसएससी को एओ के हिसाब से चलना पड़ेगा। एओ ने क्या बोला डिसअलाउ, तो डिसअलाउड ही होगा। और एसएससी बोला ठीक है ना डिसअलाउ करेगा, मेरा टैक्स बढ़वाएगा, बढ़ा दे, मैं भर दूंगा, लेकिन वादा कर, क्या वादा कर कि जब मैं वो पुराने ईयर को लेके जीता तो वो ईयर का तो मुझे रिफंड आने ही वाला है, मेरे को 21-22 को भी रिफंड दे देना। तो बोलते ना इट्स लाइक एक तीर से दो निशान, तीर एक ही मारा था अपील का मैंने, कभी 14-15 में
और उससे मुझे 14-15 में जीता तो 14-15 के लिए रिफंड तो मिलेगा ही, प्लस 21-22 भी मिल जाएगा। और 21-22 क्या, और भी किसी ईयर में मैंने फॉर्म 8 सबमिट किया होगा, हर ईयर में वो जीत का इफेक्ट आ जाएगा। फिर तो अपने को रोज मंदिर जाके प्रे करना है कि भगवान मुझे 14-15 का केस जीता दे। वो केस क्या जीत गया कि मुझे 14-15 का तो रिफंड मिल ही जाएगा, और जिन जिन ईयर में मैंने फॉर्म 8 भरा है वो सब ईयर में भी मुझे रिफंड आ जाएगा। लेकिन फॉर्म 8 भरने वालों, अभी तुमको पैसा देना पड़ेगा, अभी एओ के नक्शे कदम से चलना पड़ेगा, लेकिन तुमको तुम्हारा रिफंड मिल जाएगा, भरोसा रखो। कमॉन, हिम्मत रखो, कमॉन कमॉन। सुबह के टाइम में नींद आती, जागना पड़ता है, कमॉन हिम्मत रखो। तो ये फॉर्म 8 की फैसिलिटी है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर अवॉइडेंस और रिपीटेटिव अपील। बट सी इसके लिए कंडीशन क्या है ना, सुनो कंडीशन क्या, देखो वो मेरा ही केस होना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरे दोस्त का केस चल रहा है, अरे दोस्त वोस्त का बात नहीं कर, वो तेरा ही केस चलना चाहिए हो, और मैटर भी वही, जैसे इधर एक्सपेंडिचर है में उधर भी मैटर वही। लेकिन और एक शर्त, अपना वो जूनियर ईयर का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पहुंचा तो ही, क्योंकि वो क्या एकदम एक्सट्रीम स्टेज आ गया ना। सी अगर पुराने ईयर में मैं सीटा आईटैट लेवल पे है ना, तो वो लोग अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग बोलते तेरा 14-15 का केस सीटा लेवल पे है, आईटैट लेवल पे, हाँ तो कोई इतना आगे तो प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तेरे को अभी इस ईयर बुरा लग रहा है तो वापस अपील करना पड़ेगा। मीन्स अगर मेरा जूना ईयर का केस सीटा आईटैट में है तो मुझे फॉर्म 8 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, देन व्हाट, फिर तो मुझे 21-22 के लिए वापस से अपील करनी पड़ेगी। बट अगर मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका हूं देन, और एक्चुअली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लास्ट स्टेज होती है, बहुत बार क्या हाई कोर्ट जजमेंट फाइनल हो जाता है। हाई कोर्ट अगर बोल दे हुए ना कि हमारा जजमेंट फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं मिलेगा, तो दी एंड। हाई कोर्ट लोग ऐसा लिखते हैं कि हमने जो बोला खत्म, सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कर। ऐसा रूल है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में, अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने मिलेगा तो नहीं जाने मिलता है। लेकिन हाई कोर्ट बोलेगी ना हाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो ही जा सकते हैं। और कितने सारे केस इंडिया में ना हाई कोर्ट लेवल पे बंद हो जाते हैं, क्यों, हाई कोर्ट को लगा कि बस सही है, इससे सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने भी नहीं देते। ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि तेरे को आगे सुप्रीम कोर्ट जाने मिले आगे नहीं। तो कितनी बार तो हाई कोर्ट लेवल पे केस ही बंद हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाई कोर्ट इज द लास्ट स्टेज, बट समटाइम्स हाई कोर्ट अलाउज यू टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, सो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट स्टेज। बट जो भी है, तू लास्ट स्टेज पे पहुंच गया होगा ना तो ही तेरा फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली 3 कंडीशन रट लो, आदमी भी सेम होना चाहिए, तेरा ही केस है मतलब, मैटर भी सेम होना चाहिए। फर्क इतना है, ईयर अलग है। अभी जो एओ से झगड़ रहे वो कोई अलग ईयर में, और पहले जो मैटर उठा था वो कोई अलग ईयर का था, और वो ईयर में भी तेरा केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ रहेगा तो ही तू अभी करंट ईयर में फॉर्म 8 दे के अपील अवॉइड कर सकता है। और अपील अवॉइड किया तो अच्छा है ना, मतलब अपने को वो ईयर जीते तो उसका इधर भी इफेक्ट मिलेगा। ओके, तो दिस इज गिवन इन 158A। ओके, टेल मी, अगर मेरा पुराने ईयर का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है, मतलब वो आईटैट वाली स्टेज पे, 14-15 में मैं आईटैट वाली स्टेज पे हूं, तो मैं फॉर्म 8 दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता, आई एम नॉट एलिजिबल। कंडीशन क्या है, तेरा जूना ईयर का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया होना चाहिए, लेकिन मेरा आईटैट में पहुंचा हुआ है, तो ऐसे केस फॉर्म 8 नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे अभी ये ईयर का इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, क्योंकि एओ तो डिसअलाउ कर रहा है ना, तो मुझे अपील करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट अवॉइड अपील बिकॉज माई जूना ईयर का केस हैज नॉट रीच्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे अपील करनी पड़ेगी। किस ईयर के लिए? 21-22। और अपील करके कहां जाऊंगा मैं? अपील करके कहां जाते लोग? सीटा में। तो ये देखो मैं सीटा में चला गया। क्यों अपील किया मैं? फॉर्म 8 देना मुझे अलाउ ही नहीं किया। क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि मेरा पुराना ईयर का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं था जिस वक्त मेरी एओ से मुलाकात हुई थी, तो मुझे नहीं दे मिला।
नहीं देने मिला, लेकिन अब मैंने अपील करके सीटा में चला गया। लेकिन जब मैं सीटा में पहुंचा ना, उस वक्त मेरा जूनियर का केस आगे प्रोग्रेस हो गया। अरे एओ के बाद सीटा से मीटिंग थोड़ी टाइम बाद हुई होगी ना, तो समय आगे बीतता है तो पुराना ईयर का केस भी तो आगे बढ़ा होगा। मतलब अब सीटा के साथ जब मीटिंग हुई ना, तब मेरा पुराना ईयर का केस हाईकोर्ट में पहुंच गया। तो मुझे खुशी, वाह अभी मेरा पुराना ईयर का केस हाईकोर्ट में पहुंच गया है, तो मैं सीटा को भी फॉर्मेट दे सकता हूं कि सर मैं आपके साथ अपील तो कर लिया था और मेरे पास ऑप्शन नहीं था, करना ही पड़ा क्योंकि मेरा एओ के साथ जब मीटिंग चल रही थी वो टाइम मेरा केस आईटेड में था, लेकिन अभी मेरा केस एडवांस हो गया है। तो प्लीज हम लोग नहीं झगड़ते ना, मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूं ना, आप खाली वादा कर दो ना। क्या वादा? कि अगर मैं 14-15 में जीता तो वो जीत 21-22 में भी मिलेगी। जीत मिलेगी मतलब जो पैसा भरा है मुझे रिफंड आ जाएगा। तो वो सीटा लेवल पे भी फॉर्मेट दे सकते। लेकिन मेरी सीटा में जब ये अपील 21-22 है, सीटा में जब अपील चालू हुई ना, उस वक्त भी मेरा केस, पुराना केस हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचा था। तो लड़ना पड़ेगा, सिर खपाऊंगा इन लोग से, और ये लोग नहीं मान लो रुला दुला के मुझे भेजा तो मैं आईटेड भी चला गया। देखो ये, और आईटेड में मीटिंग कैसी होती है? जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, एओ, एसएससी, ये लोग मिलके बातचीत करते हैं ना। अब आईटेड में जब मेरा केस पहुंचा ना 21-22 का, तब मेरा 14-15 का केस हाईकोर्ट पहुंच गया था। तो मैं ये स्टेज में भी फॉर्मेट दे सकता हूं। अरे इन शॉर्ट लॉ क्या बोल रहा है, जिस वक्त तुझे लगे ना कि तेरे पुराने ईयर का केस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो फॉर्मेट दे के केस को क्लोज करवा डाल। मत टाइम वेस्ट करो ना, तेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। बंद कर दो फॉर्मेट दे के, और हम भी तेरा फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तेरे को जो है भरने का, और तेरे को प्रॉमिस करते तेरे को रिफंड मिल जाएगा, प्रोवाइडेड तू वो ईयर में जीता। तो पता चला 14-15 का केस में हार के बैठा तो कुछ मतलब नहीं है ना। लेकिन 14-15 में मैं जीत गया ना, तो वो जीत का मुझे 14-15 में तो रिफंड मिलेगा ही मिलेगा, 21-22 का भी मिल जाएगा। तो मैंने 3 ड्राइंग क्यों बनाई है मालूम है? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। आइदर यू कैन गिव फॉर्मेट टू एओ, और यू कैन गिव टू सीटा, और यू कैन गिव टू आईटैट। बेहतर तो क्या होगा, एओ को ही दे दो ना। बट देने के लिए शर्त क्या है? फॉर्मेट देते टाइम तेरा ओल्ड ईयर का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पहुंच गया होना चाहिए, और वो तेरा ही केस होना चाहिए, मैटर भी डिटो सेम होना चाहिए। तो फॉर्मेट दे दे। अब डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से स्टेज पे देना, वो तो डिफर करता है ना। इधर तो मैं 3 पॉसिबिलिटी ली थी ना। सो दिस इज 158A। ओके, 158A, दिस इज कॉल्ड रिपीटेड अपील्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये सेक्शन नहीं होता ना तो क्या होता, अपने तो एक्सपेंडिचर एम को लेके जब जब झगड़ा हो रहा है ना, बार बार अपील करनी पड़ती है, और अपील कर करके इंसान परेशान हो जाता ना। अगर कोर्ट लोग जजमेंट फटफट देते ना, तो 14-15 का केस जीत के मैं जीत ही लेके बैठूंगा, फिर मेरे को परेशान करेगा, मैं उसके ऊपर मेरी जीत मुंह पे मारूंगा। लेकिन क्या कोर्ट लोग का जजमेंट भी तो नहीं आता ना, 10-10 साल जजमेंट आता है, और उस 10-10 साल में बार बार स्क्रूटिनी में सेम पॉइंट छिड़ता है, तो बार बार अपील करो, नॉनसेंस है ना ये तो। अगर ऐसा हो रहा होता ना, कोर्ट में केस करते तुरंत जजमेंट आ रहा है, तो जीता हुआ केस तो हम लोग एओ के मुंह पे ही मार सकते हैं, चल ऐसा कर जीत के बैठा हूं मैं। लेकिन अपने क्या है, अपना केस हवे में लटका हुआ है ना 14-15 का, और हवे में लटका हुआ मतलब पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं, और कोर्ट का जजमेंट 10-10 साल तक नहीं आएगा, उस दरमियान इतनी बार स्क्रूटिनी में सेम पॉइंट उठेगा, तो बार बार थोड़ी अपील करूंगा। तो हर टाइम फॉर्मेट दे दो, तो फॉर्मेट दे दिया मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है वो। तो ये 158A था। फिर देखो नेक्स्ट सेक्शन, देखो कम ऑन, नेक्स्ट सेक्शन है 268A। ये सेक्शन पता है क्या बोलता है, सुनो, हिम्मत रखना, कम ऑन, कि अगर एसएससी कभी अपील में जीतता है, तो पता है एसएससी की जीत डिपार्टमेंट की हार होती है, और हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील करता है। ये देखो इधर, जैसे एसएससी ने सीटा में अपील किया, और सीटा में एसएससी जीता, दिख रहा है विंस लिखा है, स्माइल करा, देखा। लेकिन एसएससी की जीत डिपार्टमेंट की हार है, और डिपार्टमेंट हारती है तो उन लोग आईटैड में काउंटर अपील करती है ना। लेकिन सेक्शन 268A क्या बोलता है कि हर बार एसएससी जीतता है ना, तुम लोग काउंटर अपील मत कर दो,
अगर कोई छोटा केस है ना तो लेट गो कर दो, बड़ा केस है तो ही अपील करो। जैसे कभी एसएससी जीत गया और अमाउंट कोई बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा क्या होता है बताता हूं। अगर कोई छोटे मोटे अमाउंट से एसएससी जीता है तो उसको बोलना चाहिए जा मजा कर, जीत गया ना मजा कर, ईगो पे मत ले लो, ऐसे कैसे जीत गया हम आगे लड़ेंगे, मत लो ईगो पे यार। अगर अमाउंट छोटा है और एसएससी जीत गया और तुमको इतना भी लगे ना कि उसका जीतना गलत है तो भी लेट गो कर दो, और करना ही पड़ता है ऐसा। लेकिन अगर एसएससी जीता है और उसके कारण टैक्स का बहुत बड़ा असर आ रहा है, देन डिपार्टमेंट अपील करेगी। तो ये रूल शॉर्ट में देखो लिखा है कि अगर डिपार्टमेंट लूज की है और अगर स्मॉल केस है तो लेट गो करो, बिग केस है तो अपील करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय छोटा केस, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा केस? तो उसके लिए अमाउंट देखना पड़ता है 50 लाख। अगर एसएससी जीता है और डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ठीक है ना, अगर हम लोग जीत जाते तो 50 लाख से ज्यादा मिल जाता, मतलब 50 लाख का फर्क आ रहा है 50 लाख का, देन इट इज अ बिग अमाउंट। मोर देन 50 लाख हुआ तो सी, ये देखो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होती है, देखो मैंने एग्जांपल दिया है। लेट्स अज्यूम एसएससी जो जीती हुई स्टेट है ना, उसका जीता हुआ स्टेट, उसमें उसका टैक्स 15 लाख आ रहा है। मीन्स 15 लाख इज द टैक्स, टोटल टैक्स, डिमांड का अमाउंट नहीं बता रहा हूं। 5 हेड्स ऑफ इनकम के वो पूरा जो टैक्स आता है, वो पेएबल कितना है वो सब नहीं बोल रहा हूं, नोटिस और डिमांड वो सब नहीं, फाइनल टैक्स लायबिलिटी इज 15 लाख। एट व्हाट स्टेज? व्हाट स्टेज? एट द स्टेज जब एसएससी जीता हुआ है। ओके, अब डिपार्टमेंट है ना सोच रही है एसएससी जीत गया है, हम लड़े के ना लड़े, तो वो लोग एस्टिमेट करेंगे। देखो एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करेंगे कि अगर हम आईटैट में अपील किए और अगर जीत गए तो एसएससी का टैक्स कितना बढ़ेगा। सिर्फ डिपार्टमेंट जीतेगी तो एसएससी का टैक्स बढ़ेगा ना, समझ? तो बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा वो एस्टिमेट करना पड़ता है। तो ये देखो एस्टिमेट करके क्या आ रहा है 60 लाख। सी ये किस स्टेज पे हो रहा है? एसएससी जीत के बैठा और डिपार्टमेंट सोच रही है कि हम आईटैट में जाए कि ना जाए। तो उन लोग देखेंगे, देखिए फिलहाल तो एसएससी का टैक्स 15 लाख है, अब चलो मान लो हम आईटैट में केस कर दिए, डिपार्टमेंट सोच रही है, और मान लो हम केस जीत गए, तो जीत भी गए तो क्या हो जाएगा 15 लाख का टैक्स 60 लाख बन जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 15 और 60 का डिफरेंस क्या है? 45 लाख। तो 45 लाख इज नॉट मोर देन 50 लाख। तो डिपार्टमेंट लेट गो कर देगी, क्यों? डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया कि जीत के क्या उखाड़ देंगे यार, 15 वाली चीज को 60 बनवा लेंगे, एक्स्ट्रा तो 45 ही हासिल होगा ना। एंड 45 लाख इज अ छोटा अमाउंट फॉर गवर्नमेंट, अपने लिए बड़ी होगी, लेकिन गवर्नमेंट जहां करोड़ों में खेलती है तो उन लोगों के लिए 45 लाख इज नथिंग। हाँ, मोर देन 50 लाख हुआ ना तो यस केस करेंगे आईटैट में, मोर देन 50 लाख हुआ तो ओके। तो ये सी अमाउंट याद रखने पड़ेंगे। कभी भी डिपार्टमेंट आईटैट में अपील करना चाह रही है ना तो मोर देन 50 लाख का एडवांटेज होना चाहिए। एडवांटेज कैसे निकालने का? कि फिलहाल एसएससी का टैक्स क्या है और अगर हम लड़े तो टैक्स क्या हो जाएगा, ये तो एस्टिमेट ही करना पड़ता है। एक्चुअल हकीकत तो लड़ने के बाद जीतेंगे हारेंगे थोड़ी मालूम है, लेकिन एस्टिमेट करो पॉजिटिवली सोच के कि अगर हम लड़ के जीत गए तो टैक्स क्या हो जाएगा, एंड अपने को इंक्रीमेंटल फिगर देखना है। और अगर लगा कि 50 लाख से ज्यादा का एडवांटेज है तो ही लड़ते हैं। ओके, हाई कोर्ट के लिए क्या है 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है 2 करोड़ ना, तो ये ट्राई करो। सी लेट्स अज्यूम अपना ये एस्टिमेट है ना 160 लाख आ रहा है, एक सेकेंड, ये 60 के बदले 160 लाख आ रहा है। और इतना अमाउंट बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि एसएससी कोई भारी केस जीता है। अरे मतलब होगा ना कोई करोड़ों का एक्सपेंडिचर था जो पहले डिसअलाउ हुआ था, अभी अलाउ हो गया एसएससी को। अरे करोड़ों का एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया तो प्रॉफिट भयंकर उतर गया होगा। तो फिलहाल एसएससी जो जीते हुए स्टेट में ना जीते हुए, तो उसका टैक्स कितना है 15 लाख। अब डिपार्टमेंट ने अंदाज लगाया कि अगर हम आईटैट में गए तो जीतेंगे तो टैक्स कितना हो जाएगा, देखो ये 160 लाख। तो मतलब जीत के एडवांटेज कितना मिलेगा, डिफरेंस निकाल। एडवांटेज कितना मिलेगा 15 और 160 का डिफरेंस क्या है 145, मतलब 1 करोड़ 45 लाख। तो इन लोग आईटैट में केस करेंगे
और मान लो आईटेट में हार गए, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट में जाने के लिए 1 करोड़ के ऊपर चाहिए, और इधर डिफरेंस कितना है 1 करोड़ 45 लाख, तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और मान लो हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये देखो इधर लिखा था, तो मेरे एग्जाम्पल में वो डिफरेंस कितना 1 करोड़ 45 लाख था, तो 1 करोड़ 45 लाख इज मोर देन 50 लाख, तो आईटेट में अपील करो। और अगर हार गए तो करके जीत भी सकते हैं, लेकिन ये रहोगे तो लड़ाइयां खत्म नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना अलाउड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 2 करोड़ से बड़े का एडवांटेज मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, और मेरे एग्जाम्पल में 1 करोड़ 45 लाख आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और ऐसा पता डिपार्टमेंट को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी तो 1 रुपए के लिए भी लड़ेगा, उसका पैसा है ना, लेकिन डिपार्टमेंट अगर 100-200 रुपए के लिए लड़ने लगेगी तो लड़ाइयां खत्म ही नहीं होगी। और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपील्स को कट डाउन करना है, तो बस ये अमाउंट्स याद रखना। सो दिस इज सेक्शन 268A। ओके, जो भी मैं सेक्शन पढ़ा, हर सेक्शन में ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें तुमको बुक में मिलेगी, लेकिन मैं एक रिवीजन के फॉर्म में जो मेन पॉइंट्स कन्वे कर रहा हूं, एक बार क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक्स्ट्रा चीज देख सकते हो ना। तो दिस इज व्हाट यू टू रिमेंबर। और लॉजिक वही है कि डिपार्टमेंट भी हर छोटे छोटे मैटर में केस करने बैठेगी तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। एसएससी कई बार जीतता है ना, उसको लगता है यस मैं जीत के आया हूं, लेकिन एक्चुअली वो जीता वीता नहीं है, डिपार्टमेंट ने बोला चल जा माफ किया, और वो लेट गो ही कर देते। अगर एसएससी जीता है और 50 लाख से बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 50 लाख से बड़ा है तो डिपार्टमेंट लड़ती है। और हाई कोर्ट में कब जाती है 1 करोड़ से बड़ा हुआ तो, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो। और ये कंपल्सरी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, ये सीबीडीटी ने अमाउंट सेट की है, और सीबीडीटी का जो इंस्ट्रक्शन है ना, इट इज मैंडेटरीली टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट। तो ये अपील का टॉपिक खत्म हो गया, अपील का टॉपिक खत्म अपना। ओके, फिर सुनो, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है अपना, सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर इधर देखो जल्दी, इसमें अपने को 7 चीज पढ़नी है, टॉपिक का समरी है। पहले तो रेड कब गिरती है, व्हेन सर्च, फिर रेड कौन डलवाता है अपने घर, हु कैन ऑथोराइज, देखना जल्दी। फिर रेड करने कौन आता है अपने घर में, हु कंडक्ट्स रेड, अरे हु विल, सॉरी, पहले तो रेड कब होती है, फिर रेड कौन डलवाता है, और रेड डालने आता कौन है, फिर रेड कैसे होती है, हाउ इट इज कंडक्टेड, फिर कुछ नोट्स है, फिर कुछ असेसमेंट से रिलेटेड है। रेड वाले केस में असेसमेंट 147 में होता है, ये तो हमने ब्रॉडली पढ़ ही लिया है 147 में, फिर भी थोड़ा रिफ्रेश हो गए। फिर एप्लीकेशन सीज एसेट्स, इस तरह से टोटल है 7 चीज पढ़नी है। ओके, 1 बाय 1 चालू करता हूं। पहले व्हेन सर्च कैन बी ऑथोराइज्ड, तो रेड कब होती है में 2 ही केस पे रेड गिरती है, या तो तुमने इधर कीवर्ड इधर बड़म बजो, क्या बोलते हैं इसको, बड़म बजो। बड़म बजो का फुल फॉर्म देखो क्या है, बुक्स, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। ओके, मींस या तो तुमने बुक्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया था, और अगर तुम बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते, उनको बोलते बुक्स ऑफ अकाउंट दे क्यों नहीं रहे, समथिंग इज फिशी। तो वो लोग क्या बोलते, तूने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, तू बिजी होगा, हम खुद तेरे घर में आके तलाशी लेके उठा के लेके जाएंगे। मीन्स कभी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं प्रोड्यूस किया ना, उस कारण से भी रेड हो सकती है। बाकी ज्यादातर क्या है, जस्ट बिकॉज तुमने बुक्स नहीं फर्निश किया उसके लिए वो लोग रेड डालते नहीं है, लेकिन कानून में तो लिखा है कि वी हैव द पावर, हो गए तो वो लोग घर में घुस जाएंगे। मैं क्या सिखा रहा हूं, रेड कब होती है, तो अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं फर्निश करता है तो इन लोग घर में आके मतलब अटैक करते, हमला कर देते और तलाशी लेके उठा के लेके आते। फिर ये देखो, बुक्स मांगने के 2 सेक्शन होते हैं, 142(1) और 131। एक सेक्शन है 131, इसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगते हैं। इन शॉर्ट पूरे इनकम टैक्स एक्ट में देयर आर 2 सेक्शंस जहां अपने को बुक्स प्रोड्यूस करने का बोला जाता है,
और अभी मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे तेरे को 131 वाले सेक्शन में बुक्स मांगा हो कि 142 वाले बुक्स मांगा तो देना भाई, और अगर नहीं दिया तो हम तेरे घर में घुस जाएंगे और तलाशी लेके बुक्स उठा के लेके जाएंगे। सो दिस इज वन रीजन फॉर रेड। फिर एक और रीजन है कि तेरे पास मनी पड़ा है, बुलियन पड़ा है, ज्वेलरी पड़ा है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल पड़ा है जो तूने रिटर्न्स में कभी डिस्क्लोज नहीं किया था। एक्चुअली सी, सोना चांदी डिस्क्लोज नहीं करने का होता है, रिटर्न में तो इनकम डिस्क्लोज करते, लेकिन जब तू इनकम ही डिस्क्लोज नहीं किया तो वो इनकम से खरीदा हुआ सोना चांदी भी अनडिस्क्लोज हो गया। और जब तू रिटर्न में नहीं डिस्क्लोज करता मतलब टैक्स भी तो नहीं भरे, उसी को बोलते काला धन। तो अगर तेरे घर काला धन है तो भी हम लोग तेरे घर पे रेड डाल सकते। मतलब रेड के दो ही रीजन है, आइदर यू हैव गॉट ब्लैक मनी और यू हैव गॉट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच यू आर नॉट रेडी टू प्रोड्यूस। इन बोथ द केसेस इन लोग तुम्हारे घर पे हमला कर सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं ना, बड़म बजो। मतलब उन लोग बड़म बजो की तलाशी में अपने घर में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म बड़म बजो? बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन। बुलियन मतलब रॉ गोल्ड होता है, गोल्ड एंड सिल्वर रॉ फॉर्म में होता है तो बुलियन बोलते हैं। तो मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, ये चीज की तलाशी में आते हैं। और अपने पे आरोप क्या लगा है कि तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, मांगते तो भी नहीं था तो हमको घर पे आना पड़ा। या फिर तू मनी, बुलियन, जो सोना चांदी जो इनकम से कमाता है वो इनकम रिटर्न में ही नहीं दिखाता, डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब रिटर्न में नहीं डिस्क्लोज करता है। तो रिटर्न में नहीं दिखा तो टैक्स भी नहीं भरता है, टैक्स नहीं भरता, सब ब्लैक का है, तो वो हम लेने आए। और सी, उनको कैसे मालूम पड़ा अपने पास ब्लैक का पैसा है? सी, रेड कभी शक की बुनियाद पे नहीं होता है कि मुझे शक है शिरीष व्यास के घर पे काला धन होगा, शक वक नहीं होता है। उन लोग के पास एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस कैसे आता है इसका कोई रूल नहीं है। बट ओनली इफ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि तेरे घर पे ब्लैक का पैसा है तो इन लोग घर पे तलाशी लेते। इंग्लिश से बोलते दे शुड हैव अ रीजन टू बिलीव। ये रीजन मतलब ये देखो, ऐसा कुछ हाथ में प्रूफ है जिससे इट बिकम्स अ रीजन टू बिलीव कि तेरे घर पे ब्लैक का पैसा है। रीजन कैन बी सम डॉक्यूमेंट, देयर इज सम डॉक्यूमेंट विच मेक्स यू बिलीव कि तेरे घर ब्लैक का पैसा है। बिगर सबूत के रेड नहीं डाल सकते। और पता है उनको सबूत कैसे मिलता है? सर्वे करके। ये लोग का स्टाइल है, मालूम है? अचानक है ना तुम्हारे ऑफिस में राउंड पे आ जाते हैं, सर्वे बोलते, सर्वे। और सर्वे में क्या है, इन लोग तलाशी नहीं लेते, ऑफिस में आके ऐसे सडनली आके बोलेंगे जरा बुक्स दिखाना तेरा, टच वच कुछ भी नहीं करेंगे, मांग के लेंगे बुक्स दिखाना, बुक्स। और सडनली बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे तो अपनी असली बुक्स हाथ में आ जाती है। तो उसमें मालूम पड़ जाता है इतनी सारी इनकम है। जैसे मान लो मेरा अभी लेक्चर चल रहा है, अचानक कोई इनकम टैक्स वाला ऐसे सर्वे पे आ गया, और सर्वे पे इन लोग हक से आ सकते हैं। इन लोग क्या बोलते हैं, शिरीष व्यास तू तेरे धंधे में तेरे स्टूडेंट्स को कभी भी आता है, बुलाता है ना, स्टूडेंट्स लोग को वेलकम करता है, तो हम लोग इनकम टैक्स वाले भी तेरे से रिश्ता शेयर करते हैं। तू इनकम कमाता, हम टैक्स लेते तेरे से, तो हमारा उस रिलेशन में तेरे से मिलना तो बनता ही है ना। तेरे स्टूडेंट कैसे तुझसे मिलने आते हैं तो हम भी तेरे को मिलने आ सकते हैं। तो अचानक मिलने आ जाएंगे। सोच, मेरा लेक्चर चालू है, अचानक मिलने आ गए और बोल रहे लेक्चर बंद करो जरा, ये यूट्यूब चल रहा है, बंद कर, तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। और बुक्स ऑफ अकाउंट में सब असली चिट्ठा पकड़ा आ गया। और मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं था ना। सर्वे क्या होता है, सरप्राइज विजिट। और अचानक मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट हाथ में लग गई और पता चला तेरे पास 25-30 करोड़ का कलेक्शन है, तो रिटर्न में तो 1-2 करोड़ भी नहीं दिखाता है। तो ये प्रूफ मिल गया पक्का ब्लैक का पैसा है। तब इन लोग रेड की तैयारी करते। अभी रेड के लिए नहीं आए थे, अभी तो सरप्राइज विजिट थी। और सरप्राइज विजिट में खाली बुक्स ही नहीं चेक करते, पूछताछ भी करते। अभी मैं लेक्चर देने के मूड में हूं, सडनली कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। ऐसे करके इन लोग सबूत उगलवाते। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं सी बात कहां से निकली थी, रेड डालने के लिए उन लोग को प्रूफ होना चाहिए कि तेरे पास ब्लैक का पैसा है। और वो प्रूफ कैसे मिलता है इसका कोई रूल नहीं है, पर अक्सर सर्वे के थ्रू मिल जाता है। कि सर्वे इन लोग का ऐसा ट्रम्प कार्ड है ना, उसमें इन लोग को अथॉरिटी किसी की भी ऑफिस में सरप्राइज विजिट मारो, और सरप्राइज विजिट में ऐसा सरप्राइज होता है कि एसएससी की पोल खुल जाती है और उसकी कोई चोरी हाथ में आ जाती है, तो उससे उनको एविडेंस मिलता है, और वो एविडेंस बिकम्स अ रीजन टू बिलीव कि तेरे घर पे ब्लैक का पैसा है। फिर इन लोग रेड की तैयारी करते। तो इन शॉर्ट, रेड कब गिरती है?
पहले तो उन लोग के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए विच मेक्स देम बिलीव कि तेरे पास मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है जो तूने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया था। और डिस्क्लोज नहीं किया था मतलब तूने उस इनकम पे टैक्स नहीं भरा था या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं किया था। तो ये रेड कब होती है? आइदर तुमने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया या फिर अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया। क्या बोला? अंबजो। फुल फॉर्म क्या है? बड़म्बजो। और ये था बड़, ये था अंबजो। फिर ये रेट डलवाने का अथॉरिटी किसके पास है? ये देखो, लुक हियर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल सीआईटी, सीआईटी, सीसीआईटी, ये लोग को अथॉरिटी है कि तुम्हारे घर पे रेट डलवा सकते हैं। मतलब ये लोग अपने घर नहीं आएंगे, ये अपने घर नहीं आते, ये तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक सर्च का वारंट बनाते। क्या बोलते हैं? सर्च वारंट। वारंट मतलब एक परमिशन होती है कि जा शिरीष व्यास के घर पे तलाशी लेने जाओ, और जा करके भेजेंगे इसको। तो इन शॉर्ट सी मैंने इधर 2 कलर यूज किया है। ये आएगा मेरे घर तलाशी लेने, और ये ब्लू वाले लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने घर थोड़ी आते, ये तो वीआईपी लोग हैं यार। ये लोग तो अपने कैबिन में बैठे बैठे सर्च का वारंट बना के इनको भेजते। किनको? एसीडीसी, आईटीओ से भी कुछ नीचे लोग होते, इंस्पेक्टर्स लोग, उनको भेजते तलाशी के लिए। ओके, तो टेल मी हु कैन ऑथराइज ये पीपल? और इसमें कौन कौन है? सीसीआईटी, सीआईटी। लेकिन हाँ, एडिशनल सीआईटी और जॉइंट कमिश्नर के लिए क्या रूल है? ओनली इफ दे आर एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी। अरे मतलब भारत में सुनो, बहुत सारे जेसी और एडिशनल सीआईटी है, सब लोगों को रेट डलवाने का पावर नहीं है। कुछ कुछ लोगों को सीबीडीटी ने पावर दे रखा है, तो वो लोग ही रेट डाल सकते, डाल नहीं सकते मतलब डलवा सकते। ये लोग खुद तो कभी आते नहीं, अपने सबऑर्डिनेट को भेजते। बट हर जेसी के पास पावर नहीं है। लेकिन सीआईटी, सीसीआईटी का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। उस जन्म सिद्ध मतलब जब से उसने वो गद्दी संभाली है सीआईटी, सीसीआईटी की, वो तो रेट डलवा ही सकता है। लेकिन इन लोग का डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी और नॉट। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। मैं कुछ रिवीजन लेते रहने सोच रहा हूँ, जो लग रहा है ना कि क्वेश्चन में पास्ट में आ चुका है या फिर आ सकता है, वो सब पॉइंट को मैं टच कर ही रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि क्या जॉइंट कमिश्नर रेट डलवा सकता है? तो आंसर क्या था? यस, इफ एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी। ओके, लेकिन रेट डालने जाएगा कौन? इन लोग का सबऑर्डिनेट, और वो एसीडीसी या आईटीओ है। एक्चुअली क्या होता है, ये देखो, ये ब्लू वाले लोग हैं ना, अपने जूनियर को बोलते हैं जा टॉमी छू। टॉमी छू मतलब टॉमी छू मतलब उसको क्या बोला? जा उसके घर पे जा और सूंघ सूंघ के बड़म बजो ढूंढ ढूंढ के लेके आ। बड़म बजो की तलाशी है ना। और टॉमी कौन है? ये टॉमी है अपना, इसको टॉमी छू बोला है। एक्चुअली जिसको मैं टॉमी बोल रहा हूं ना, कानून उसको क्या बोलता है? ऑथोराइज्ड ऑफिसर। इसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ऑथोराइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको ऑथोराइज किया है अपने घर तलाशी लेने के लिए। और तो ये लोग कौन है उनमें? ये लोग ऑथोराइजिंग ऑफिसर है। इसको क्या बोलना चाहिए? ऑथोराइजिंग ऑफिसर। ये लोग ऑथोराइजिंग का काम कर रहे हैं। और ऑथोराइज्ड कौन है? ये नीचे वाले लोग, ये एक्चुअली तलाशी के लिए आएंगे। ओके, तो याद रखना वर्ड ऑथोराइज्ड ऑफिसर। तो एग्जाम में कभी ऐसा लिखे ना, ऑथोराइज्ड ऑफिसर मतलब कौन है? वो बंदा जो एक्चुअली अपने घर पे रेट डालने आया था। और कभी ऑथोराइजिंग बोले मतलब ये ऊपर वाले लोग, जिन लोग ने सर्च का वारंट बनाया था। वारंट मतलब समझता? वारंट मतलब परमिशन। ओके, फिर लुक क्या क्या खत्म हो गया मेरा। देख, रेड कब गिरती है? तो उसका आंसर क्या था? या तो तुमने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया या फिर तुमने अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया। फिर हु कैन ऑथोराइज वो बता दिया, हु विल कंडक्ट भी बता दिया। फिर सर्च कंडक्ट कैसे होती है? तो सी ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ऊपर ऊपर से देख लो, शॉर्ट में दिख ही रहा है। मतलब रेड कैसे होती है, ये देखो। लुक, ये रेड में क्या क्या होता है? जगहों की तलाशी होती है, पर इंसानों की तलाशी होती है। हर जगह की तलाशी लेंगे, घर, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, हर जगह की तलाशी। मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जिधर भी उनको शक है बड़म बजो मिल सकता है,
इन लोग को तलाशी किसकी है? बड़म बजों की। बुक्स, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, जहां भी उनको डाउट है ना, बड़म बजो मिल सकता है, हर जगह की तलाशी लेंगे। तो सी एस का मतलब क्या है? सर्च, सर्च, सीज। पहले जगहों की तलाशी, फिर इंसानों की तलाशी, फिर तलाशी में जो बड़म बजो मिला उसको जब्त कर लो, सीज कर लो। फिर लुक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर बुक्स होगा तो ये लोग पासवर्ड मांगेंगे तो देने का। रेड के टाइम अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई लैपटॉप में था, लैपटॉप या कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, तो अगर बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वो पासवर्ड मांगेगा। कौन? टॉमी, जिसको बोला तो टॉमी छू, टॉमी मतलब ऑथोराइज्ड ऑफिसर, तो वो अगर पासवर्ड मांगे तो देने का। फिर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये बीडी, उसके ऊपर ये लोग इनकम टैक्स का ठप्पा मारते हैं। प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड, मतलब तलाशी में बुक्स मिल गई तो जैसे बुक्स मिली उस पर इनकम टैक्स का स्टैम्प मारते। ये क्यों स्टैम्प मारना पड़ता है मैं? क्योंकि क्या होता है, इनकम टैक्स वाले बुक्स उठा के तो लेके जाएंगे, फिर बाद में रेड के बाद जब असेसमेंट होता है ना, असेसी मुकर जाता है। असेसी बोलते हैं कौन सी बुक्स है, कहाँ से मिली आपको? मेरी तो नहीं है, जबकि उसके घर से उठा के लेके आए थे। लेकिन जिस दिन उसके घर से उठा के लेके गए वो दिन पुराना हो गया ना। अरे मैं फ्यूचर में जब असेसमेंट होगा ना, कौन सा असेसमेंट? 147, रेड वाली पार्टी का 147 होता है। और जब 147 में जब एओ असेसी आमने सामने बैठेंगे ना, तो यही बुक्स जब लेके बैठेंगे, असेसी क्या बोले, ये तो मेरी बुक्स नहीं है, आपने मेरे नाम की नकली बुक्स बनवा ली। मतलब फिर जाएगा वो, जबकि ये बुक्स उसके घर से लेके आए थे। तो क्या करते हैं, जब तलाशी में बुक्स मिलती है ना, उस पर इनकम टैक्स का स्टैम्प मार देते हैं, और वो मार्किंग से हम लोग फ्यूचर में उसको बता देते, याद आई, याद आई, ये तेरे घर से बुक मिली थी। इसलिए इन लोग क्या करते, प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं इधर क्या पढ़ रहा हूं, रेड में क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है, तलाशियां होती है ना, और पासवर्ड मांगे जाते, अगर बुक्स कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर है तो। और फिर ये क्या लिखा है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट पे मार्क्स मतलब स्टैम्प, इनकम टैक्स का स्टैम्प मारते। फिर अम्बजों का इन्वेंट्री बनाते, इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाते, कितना रुपया मिला, कितना सोना मिला, कितना चांदी मिला, उसकी लिस्ट बनती है, इन्वेंट्री ऑफ अम्बजो। फिर ओथ मतलब उसको सवाल जवाब करते हैं, मतलब रेड के टाइम उसको पूछते, सच सच बोल, गीता पे हाथ रख के कसम खाकर बोल, जो कुछ भी कहेगा कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। ऐसे कसम खिलवा के उससे पूछताछ करते। और उस वक्त उसने जो बयान दिया, इट्स लाइक जज के सामने बयान दिया है, जबकि उसके घर में बातचीत हो रही है तलाशी के टाइम, लेकिन उस वक्त उसने जो अपने मुंह से स्टेटमेंट्स दिए, इट्स लाइक उसने जज के सामने बयान दिया है। इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑन ओथ। इन शॉर्ट रेड में क्या क्या होता है बता दिया मैंने, ओके। लेकिन ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड नो कि ये सब चीजें रेड में होती है। फिर लुक हियर, मैं इधर पहुंच गया हूं, ये देखो फटाफट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये देखो, रेड के टाइम कभी कभी कोई वजनदार सामान होता है, रेड के टाइम कभी कभी कोई वजनदार सामान होता है कि उसको उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं है। सी एक्चुअली उनका टारगेट क्या है, घर में जो मिले उठा के ले गया हो, बुक्स, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, सब उठा के ले जाने के मूड में। लेकिन कभी कभी कोई इतनी भारी चीज है, जैसे मान लो उसके घर पे एक कबर्ड है, अलमीरा, वो इतना वजनदार है कि वहां से, और पूरा गोल्ड का है, पूरा गोल्ड का ही कबर्ड है, कबर्ड पूरा गोल्ड का। अब उसको उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग क्या करते, उधर ही छोड़ देते, उधर सील कर देते, और क्या बोलते हैं कि ये चीज को तू इधर से इसको छेड़ना भी मत, तू ऐसे मान के हम लेके गए। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सीजर। अरे एग्जाम में कभी पूछा ना कंस्ट्रक्टिव सीजर का मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव सीजर मतलब एक्चुअली सीज नहीं किया है, डीम्ड सीजर है, डीम्ड। और वो कब होता है, अगर कोई भारी भरकम सामान है जिसको फिजिकली टेक अवे करना पॉसिबल नहीं है, तो लोग वहीं छोड़ देते और उसको है ना लेटर पे लिख के देते कि हम ये तेरे कबर्ड को उठा के तो नहीं ले जा रहे, इधर ही छोड़ रहे, लेकिन तू इससे डील नहीं करेगा, तू इसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, तू ऐसे मान, यू कंस्ट्रू एज इफ वी हैव टेकन अवे। कंस्ट्रू वर्ड से बना कंस्ट्रक्टिव। टू कंस्ट्रू मीन्स तू ऐसे मान कि हम लेके गए, तू ऐसे मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू कंस्ट्रू एज इफ वी हैव टेकन अवे। उस कंस्ट्रू वर्ड से बना कंस्ट्रक्टिव। तो ये क्या था, देखो शॉर्ट में लिखा, वजन है,
तो इन लोग ऑर्डर पास कर देंगे, इससे डील मत कर, और फिजिकली तो नहीं लेके आएंगे, उधर ही छोड़ देंगे, ताला वाला लगा देंगे। फिर स्टॉक इन ट्रेड को ये लोग सीज नहीं करते। स्टॉक इन ट्रेड जैसे कोई ज्वेलर होता है, ज्वेलर, उसके लिए तो सोना चांदी उसका गुड्स है, तो उसको सीज नहीं करेंगे, क्योंकि सी अगर उसकी दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक उठा के लेके आएंगे तो उसको दुकान बंद करके घर पे बैठना पड़ेगा और उसकी रोजी रोटी का लफड़ा हो जाएगा। इससे लॉ ने क्या बोला है, तू कितना भी पापी इंसान है लेकिन हम तेरे जीने का हक नहीं छीन सकते। तेरी दुकान, तेरे लिए सोना चांदी गुड्स है ना, तो तेरी दुकान में पड़ा हुआ सामान हम नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, उसके घर से सब उठा के लेके जाएंगे। जैसे मैं ज्वेलर हूं तो मेरी शॉप में से कुछ भी नहीं लेके आएंगे, कि शॉप में जो रखा है मैंने बेचने के लिए, उससे मेरा लाइवलीहुड होता है, बीवी बच्चों का पेट पालता हूं मैं, तो मेरी शॉप को नहीं टच करेंगे। लेकिन मेरे घर पे जो छुपा छुपा के रखा है सब उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि घर वाली चीज इज नॉट स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज हिडन इनकम। बट शॉप में जो पड़ा है ना वो लोग सीज नहीं करते। तो एग्जाम में कभी आ गया ना कि क्या ये लोग स्टॉक इन ट्रेड को सीज कर सकते, तो आंसर देना चाहिए दे कैन नॉट सीज द स्टॉक इन ट्रेड। ओके, फिर सुनते जाओ, रेड में ये लोग पुलिस की भी मदद लेते हैं। अरे कभी कोई गुंडा आदमी होता है जिसके घर पे रेड डालना है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर की खुद की फटती है कि यार मैं उधर चला गया रेड डालने, मेरे को मार वार दिया तो, अरे कोई बड़े भाई लोग के अभी रेड हो रहा है ना यार। इससे इनकम टैक्स वाले पुलिस को भी लेके आते हैं, और पुलिस की वर्दी देखते हैं ना तो सब कोऑपरेट करना चालू हो जाता है। ऐसा सिविल वर्दी में कोई गया तो इज्जत नहीं रहता है ना, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर को लेके गए तो वो लोग कोऑपरेट करते हैं, मतलब पुलिस की मदद ले सकते हैं। प्लस ये देखो और किसकी मदद ले सकते हैं, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, जो जीएसटी का डिपार्टमेंट का हो गया, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर का भी मदद ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब लॉ ऐसा नहीं बोल रहा है इनकम टैक्स वालों ने रेट डाला है तो खाली इनकम टैक्स का आदमी आना चाहिए, नो, यू कैन ऑल्सो टेक द पुलिस, यू कैन ऑल्सो टेक द ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस ये अमेंडमेंट आया अभी, अगर वो इनकम टैक्स वालों को लगता है कि हमको कोई प्रोफेशनल्स की मदद लगेगी, और रेड के टाइम उनको लग रहा है कोई चार्टेड चाहिए हमको, कोई वकील चाहिए, इधर कोई इंजीनियर चाहिए, मतलब होगा कोई टेक्निकल रीजन जो मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर के समझ के बाहर है। अब मतलब रेड ही चल रही है, लेकिन रेड के टाइम कुछ ऐसा मैटर उठा होगा जो इनकम टैक्स वालों के समझ के बाहर है, तो उन लोग कोई चार्टेड लॉयर या किसी भी प्रोफेशनल का मदद ले सकते। ये अमेंडमेंट आया है, लेकिन वो प्रोफेशनल शुड बी अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी। नहीं तो सी चार्टेड तो एसएससी का भी होता है, एसएससी के पहचान का भी लॉयर होता है, वो नहीं, ऐसे चार्टेड लॉयर वगैरह वगैरह हु आर अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी, तो उसकी मदद ले सकते। तो इस पे लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अमेंडमेंट का तो क्वेश्चन आता ही है ना, क्या क्वेश्चन बनाएंगे, कैन, क्या बोलेंगे, कैन ऑथोराइज ऑफिसर। ऑथोराइज ऑफिसर मतलब कौन, ये देख ऑथोराइज ऑफिसर कौन है, ये बंदा जो अपने घर पे तलाशी लेने आया था, है ना, जिसको बड़े बॉस ने बोला टॉमी छू, इसको मैं टॉमी करके बोलता हूँ, टॉमी, ये टॉमी अपने घर पे छू बोल के आया था ना तलाशी लेने। तो ऑथोराइज ऑफिसर, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कैन ऑथोराइज ऑफिसर टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, या फिर जनरल पूछेंगे रेड में इज इट नेसेसरी कि इनकम टैक्स वाले ही इन्वॉल्व होते कि अदर पार्टीज को भी इन्वॉल्व कर सकते, पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड नाउ एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट प्रोफेशनल्स अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी की भी हेल्प ले सकते हैं। ये एक्चुअली क्या चल रहा है मालूम, ये देखो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं, मेरी नोट्स का कीवर्ड है सी सप रप, सी सप रप, सी फॉर कंस्ट्रक्टिव सीजर, स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं कर सकते, फिर पी फॉर पुलिस वुलिस उन लोग की मदद ले सकते, फिर रेक्विजिशन। सी रेक्विजिशन क्या होता है, कभी कभी है ना हम जिस एसएससी के घर पे रेड डालना चाह रहे हैं ना वो ऑलरेडी रेडा जा चुका है, वो एसएससी ऑलरेडी रेडा जा चुका है, उसको कस्टम्स वाले रेड डाल चुके। अरे मतलब वो अब एसएससी ऐसा पापी है ना, कस्टम्स वालों के ब्लैक लिस्ट में भी है, इनकम टैक्स वालों के ब्लैक लिस्ट में भी है, लेकिन इनकम टैक्स वाले रेड की प्लानिंग करे ना उसके बाद कस्टम्स वालों ने उस पर हाथ मार दिया। अरे कस्टम्स वाले ऑलरेडी रेड डाल चुके, अब इनकम टैक्स वाले क्या सोच रहे यार ये तो ऑलरेडी कस्टम्स वाले पहले पहुंच चुके, तो अब ऐसे में इनकम टैक्स वालों को रेड डालना है, लेकिन कहाँ रेड डालेंगे, घर ही खाली हो गया है, उसका पूरा घर कौन खाली कर दिया, कस्टम्स वाले।
तो ऐसे में पता है इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, अपना वो जो ऑथोराइज ऑफिसर है ना, जिसको तलाशी ने भेजा था, वो कस्टम्स वालों को चिट्ठी लिखेगा, डियर कस्टम्स वालों, आप लोग बड़े स्मार्ट हो, हमारे से पहले हाथ मार लिया, कोई बात नहीं, आप लोग जो बड़म बजो उठा के लेके आए ना एसएससी के घर से, आपका काम हो जाएगा ना, फिर बचा कुचा हमको दे देना। इसको बोलते हैं रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब इनकम टैक्स वाले दे आर रिक्वायरिंग, रिक्वायर वर्ड से बना रिक्विजिशन, मीन्स इनकम टैक्स वाला ऑथोराइज ऑफिसर विल रिक्वायर द कस्टम्स वाला। व्हाट विल रिक्वायर कस्टम वाला, कि आपका काम हो जाएगा ना तो बचा कुचा बड़म बजो हमको दे देना, मिल बांट के खाएंगे। क्या खाना है मिल बांट के, बुक्स डॉक्यूमेंट्स, खैर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स तो वैसे की वैसे दे देंगे, लेकिन मनी बुलियन ज्वेलरी वो सब में तो कस्टम्स वालों ने अपना ड्यूज कट कर लिया होगा, तो बचा कुछ आएगा, तो उसके लिए क्या बोला, मिल बांट के खाएंगे। पहले आपने हाथ मार लिया तो आप लोग आपका ड्यूज वसूल लो, हम लोग पेशेंस रखेंगे, और बाद में आपका जब काम हो जाएगा बैलेंस बड़म बजो हमको रिटर्न कर दो। तो इसको बोलते हैं रिक्विजिशन। तो इसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं कि अगर किसी एसएससी का रेट डालना है और वो ऑलरेडी रेड आ जा चुका है, जीएसटी वालों ने रेड मार दिया है, कस्टम्स वालों ने, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इंग्लिश में सुन, द ऑथोराइज्ड ऑफिसर शैल रिक्वायर द अदर ऑफिसर ऑफ अदर लॉ टू डिलीवर द बड़म बजो वंस देयर पर्पस इज ओवर, एंड दिस इज कॉल्ड रिक्विजिशन। इसको रिक्विजिशन बोलते हैं। इन शॉर्ट सी, बड़म बजो लाने के दो तरीके, या तो खुद ढूंढ ढूंढ के लाओ, या फिर ढूंढना पॉसिबल है तो मांग मांग के लाओ। ढूंढ ढूंढ के लाते तो सेक्शन 132 बोलते हैं, मांग मांग के लाते तो 132A बोलते हैं। पता है इधर सेक्शन अलग क्यों रखा है, ऐसे पूरे सर्च का सेक्शन 132 है, लेकिन इधर 132A, और दो सेक्शन, क्योंकि देयर आर टू मेथड्स ऑफ गेटिंग बड़म बजो। अगर इनकम टैक्स वाले ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना सर्च करके, तो क्या बोलते हैं 132 का पावर आजमाया, ढूंढ के लेके आए, लेकिन कभी कभी ढूंढना पॉसिबल नहीं क्योंकि उसका घर पूरा साफ कर चुका है कस्टम वाला, तो मांग मांग के लाना पड़ता है, और मांग मांग के लाए तो 132A होता है। इसे पता है सर्च के आंसर्स में तुम लोग देखोगे हमेशा 132/132A लिखते हैं। कभी भी तुम लोग स्टडी मटेरियल वगैरह तुम लोग पहले अटेम्प्ट तो दिए हो ना, देखा होगा 132/132A। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि बड़म बजो हासिल करने के दो तरीके, ढूंढ ढूंढ के लाओ तो 132, और ढूंढना पॉसिबल नहीं है कस्टम्स वालों से मांगना है तो मांग मांग के लाओ तो 132A। और जब ढूंढते तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर, मांगते तो बोलते हैं रिक्विजिशनिंग ऑफिसर। बोलो आदमी का नाम अलग हो गया, जो आदमी ढूंढ ढूंढ के लाता है तो क्या बोलते हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर, बट जो आदमी ढूंढा नहीं कस्टम्स वालों से चिट्ठी लिख के मांग के ले लिया, वो रिक्विजिशनिंग ऑफिसर होता है। तो इन शॉर्ट रिक्विजिशन का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिर लुक हियर, लास्ट पॉइंट है प्रिजम्पशंस। अब प्रिजम्पशंस की थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका कीवर्ड है तुम लोग अपने बुक में से चाहिए तो देख सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट बाकी जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने लिया है। ये देखो मैंने क्या छोड़ा है बताता हूँ, ये देखो सी सप रप, उसमें ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये नहीं करवाया, बिकॉज नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज में घुसूंगा तो मैक्सिमम कवरेज नहीं कर पाऊंगा। ओके, लेकिन सी सब रब में क्या था, सी फॉर कंस्ट्रक्टिव सीजर, एस फॉर स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं कर सकते, पी फॉर पुलिस असिस्टेंस, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। फिर रिक्विजिशन, मतलब अगर कस्टम्स वालों के पास या जीएसटी वालों के पास बड़म बजो बड़ा है तो वहां से मांग लो, फिर ये वाला पॉइंट नहीं किया। ओके, फिर एक और अच्छी नोट है, ये देखो क्या है वो, उसमें भी अमेंडमेंट आएगा। ये देखो, ये देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह लिखा है मैंने, इधर क्या लिखा है, ऑथोराइज ऑफिसर, मतलब जो हमारे घर रेट डालने आता है ना, उसको क्या बोला है, अगर तुझे सोना चांदी का वैल्यूएशन करवाना है तो वैल्यूएशन के लिए भी कुछ कर सकता है। इट्स एन वाई वैल्यूएशन, बिकॉज सी एसएससी घर पे जो सोना चांदी पड़ा होता है ना, उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सी एसएससी घर से हम उठा के तो लेके आ गए, लेकिन उसको लौटाना भी है। लौटाना कितना है, उसका टैक्स का जो ड्यूज है वो कट करके बचा हुआ लौटाना है।
लेकिन वैल्यूएशन कैसे करेंगे? जैसे मान लो उसके घर से गोल्ड उठा के लेके गए, ओके, और एसएससी का कुछ 100 रुपये का टैक्स आता है, ऐसे अमाउंट ले रहा हूं, तो 100 रुपया कट करके बाकी देना है। अब गोल्ड जो उठा के लाए तो उसकी वैल्यू क्या पकड़ेंगे? अरे उसकी वैल्यू क्या है? जैसे मान लो गोल्ड की वैल्यू अगर 500 रुपये है, तो उसमें से अगर 100 काटा तो 400 देना पड़ा ना उसको। तो गोल्ड का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि सी हम लोग गुस्से में सब उसके घर से उठा के तो लेके आते, लेकिन ये सब उसको रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन रिटर्न करते टाइम शायद गोल्ड ना रहे, वो बेच के रोकड़ा हो जाता है, क्योंकि सी इनकम टैक्स वालों को तो पैसा चाहिए टैक्स के लिए। तो उसके घर पे सब सोना चांदी मिला है, तो गवर्नमेंट को अपना टैक्स रिकवर करने के लिए मनी चाहिए ना, तो बहुत बार गोल्ड सिल्वर को बेचना पड़ता है, और बेच के गवर्नमेंट अपना पैसा कट करके बचा कुचा देती है। लेकिन बचा कुचा जो देना है उसकी वैल्यू क्या पकड़ेंगे? तो वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो एसएससी तो बोलेगा नहीं मेरे घर से जो रिटर्न भी तो करना है, अगर ऐसा होता लेके सब उठा के लेके जाओ तो क्या जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसा थोड़ी उसका घर पूरा खाली करके सब हड़प लेगी। गवर्नमेंट गुस्से में एक बार तो सब ले जाती है, लेकिन उसका ड्यूज कट करके बैलेंस देना पड़ता है। तो उसको बैलेंस कितना देना है उसके लिए वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। आई एम जस्टिफाइंग वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है? अब वैल्यूएशन कब होता है ये देखो, लुक हियर, ड्राइंग पे ध्यान देना। ये वाली ड्राइंग को देखो, ये वाली ड्राइंग को देखो। आइदर जिस दिन रेड खत्म हुई या फिर ड्यूरिंग रेड अपने वैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। मतलब रेड चल रही है वो टाइम वैल्यूएशन के लिए भेज दो, या फिर जिस दिन रेड कंप्लीट हुई ना वहां से 60 डेज में, और वैल्यूएशन के लिए भेजेंगे कहां? ये देख, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकते हैं। और वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स में जॉब करता है, इनकम टैक्स का ही एम्प्लॉई है, उसको भेज सकते हैं, या फिर किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को भी दे सकते हैं। अबे रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो क्या है, फ्रीलांसिंग ऑफिस खोल के बैठा है। अरे जैसे सीए लोग की प्रैक्टिस होती है ना, वैसे वैल्यूअर लोग का खुद का प्रैक्टिस हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पड़ोस में भी एक आदमी है ना, मेरे पड़ोस में एक है महेंद्र सुराना करके, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, मेरा नेबर ही है, उसकी खुद की ऑफिस है। तो ऐसा रजिस्टर्ड वैल्यूअर को भी अप्रोच कर सकते हैं। या फिर इनकम टैक्स में खुद एक आदमी बैठा है, क्या नाम से, वैल्यूएशन ऑफिसर। अरे मतलब वैल्यूएशन कौन करेगा सोना चांदी का? आइदर वैल्यूएशन ऑफिसर हु इज द एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ओनली, और एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर होता है, क्या नाम से, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और वो सीसीआईटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। इनकी भी मदद ले सकते, ये अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था, इनकम टैक्स वालों को वैल्यूएशन करवाना है तो किससे करवाते थे? वैल्यूएशन ऑफिसर। लेकिन पब्लिक क्या ऑब्जेक्ट करती थी, वैल्यूएशन ऑफिसर तो आपका ही आदमी है ना, आपके यहाँ पे जॉब कर रहा है ना, तो पार्शियलिटी हो सकती है, वैल्यूएशन बराबर नहीं होगा। इसलिए इन लोगों ने बोला चल ठीक है, हम लोग वैल्यूएशन ऑफिसर के बदले हम लोग इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो रजिस्टर्ड वैल्यू शुड बी अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी। लेकिन ये वैल्यूएशन के लिए कब भेजना पड़ता है ना, ये देखो, जिस दिन या तो सर्च चल रही है वो टाइम दे दो। रेड बाय द वे ना कभी कभी 4-4 दिन भी रेड चलती है, 5-5 दिन भी रेड चलती है। कितने दिन रेड चलती है इसका कोई रूल नहीं है। जब तक उनको बड़म बजो उसके घर से नहीं मिलेगा ना, तलाशी जारी रहती है, उन लोग घर पे ही सो जाते अपने। उनको तलाश किसकी है? बड़म बजो, बुक्स, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, और वो ढूंढने में उनको 10 दिन लग गए ना, 10 दिन भी रेड चल सकती है। और जब ये रेड चल रही उस दौरान वैल्यूएशन के लिए भेजते, या फिर रेड खत्म हुई ना उसके 60 डेज में। ये पढ़ो क्या लिखा है, आइदर ड्यूरिंग सर्च और विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड, रेफरेंस विल बी डन टू आइदर वैल्यूएशन ऑफिसर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और वो लोग को जब रेफर किया ना उसके 60 दिन में ये लोग रिपोर्ट देते हैं अपना। अरे 60 दिन का नॉलेज होना चाहिए, यू नेवर नो कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। तो इन शॉर्ट पहले मैंने क्या बताया, इन लोगों को वैल्यूएशन क्यों करवाना है, क्योंकि हिसाब रखना पड़ता है ना। अपने एक बार तो गुस्से में सब उठा के लेके गए, लेकिन बाद में काट पीट के उसको लौटाना भी तो है। तो हिसाब रखने के लिए वैल्यूएशन करना है, और वैल्यूएशन के लिए मदद किसकी लेते हैं? आइदर वैल्यूएशन ऑफिसर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी। ओके, एंड फिर ये वैल्यूएशन के लिए कब भेजना पड़ता है? रेड चल रही है वो टाइम भेज दो,
या फिर रेड खत्म हुई ना वो दिन से मैक्सिमम विद इन 60 डेज, उसके बाद नहीं भेज सकते। वो रेड खत्म हुई उसके विद इन 60 डेज, ओके। और जब रेफर किया उसके 60 डेज में रिपोर्ट आ जाएगा वैल्यूएशन का। सी मैं चैप्टर के कौन से स्टेज पे पहुंच चुका बता दो। ये देखो मैंने पहले बताया रेड कब गिरती है, तो बता या तो कोई बीडी प्रोड्यूस नहीं करेगा या अंबजो डिस्क्लोज नहीं करेगा। फिर रेड कौन डालता है वो मैंने बता दिया, कौन कौन लोग हैं, सीसीआईटी, सीआईटी, एडिशियल सीआईटी एंड जेसी एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी। और कौन कंडक्ट करता है उनसे सबऑर्डिनेट लोग। ये वाला सीन देखो ये था ना ये। फिर रेड कैसे होती है तो उसका एक कीवर्ड था सेमी ओ। मैंने बहुत तलाशियां लेते, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री बनता है, ओथ वोथ होता है, सवाल जवाब पूछते वो सब। फिर इसमें नोट्स थी सी सब रप, CSPR, लास्ट वाला P मैंने नहीं करवाया। फिर उसकी जगह मैंने तुमको वैल्यूएशन का अच्छा पॉइंट करवाता है, ओके। वैल्यूएशन के लिए हम लोग बेचते वो। फिर ये देखो असेसमेंट इन सर्च केसेस, मैं देखो लाइन से ये सब करते गया, मैंने सब कराया, खाली तुमको इधर एक P कुछ नहीं कराया था। P वाला कुछ पॉइंट था ना वो। यहां तक हो गया अपना। अब इसके बाद वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड एसेट्स। सी इसमें ना कुछ काम की चीजें वही मैं बता रहा हूं, सुनो काम की बातें खाली। हाँ बुक में तुमको ज्यादा मिलेगा। सी सीज्ड एसेट मतलब क्या, अपने घर से जो उठा के लेके गए। एप्लीकेशन मतलब उसका उन लोग यूज कैसे क्या करेंगे। अरे अपने घर से सोना चांदी लेके उसका क्या यूज करेंगे, दे विल यूज टू रिकवर द ड्यूज। इन लोग अपना असेसमेंट करने वाले 147 में, तो उसमें अपना टैक्स कंप्यूट होगा, इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, तो जो भी अपना अमाउंट कंप्यूट हुआ ना वो अमाउंट रिकवर करने के लिए इन लोग बड़म बजो यूज करेंगे। एक ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, जब रेड गिरती है ना तो उन लोग अपने घर से सब कुछ उठा लेते हैं, लेकिन असेसी को खराब क्या लगता है कि मेरा व्हाइट का पैसा क्यों लेके गए। तो अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मेरे घर पे सब थोड़ी काला धन था, कुछ तो पैसा व्हाइट का था, तो व्हाइट का पैसा अपने को वापस निकलवाने का एक प्रोसीजर है, वो इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट सी मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, रेड के टाइम अगर उन लोग ब्लैक का पैसे के साथ में व्हाइट का पैसा भी लेके चले गए, और अगर असेसी को चाहिए कि मुझे मेरा व्हाइट का पैसा वापस दो, आपकी दुश्मनी तो ब्लैक के पैसे के साथ है, व्हाइट का पैसा क्यों लिया, तो हम लोग को निकलवा सकते वापस। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है सुनो। जब रेड चल रही है वो टाइम उनको मत बोलना और ये मत लेके जाओ, ये मत लेके जाओ, ये सब व्हाइट का है। वो टाइम इन लोग इतना गुस्से में ना, इन लोग सब लेके जाएंगे। लेकिन रेड खत्म हो गई ना उसके बाद सुन, मुझे एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी असेसिंग ऑफिसर को। मेरे घर पे तलाशी लेने आया था ऑथोराइज्ड ऑफिसर, तलाशी लेने कोई दूसरा आदमी आया था, लेकिन असेसमेंट करने वाला आदमी अलग होता है, उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। तलाशी लेने आया था उसको क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर। वो एक अलग मनुष्य था और उसका काम तो क्या, तलाशी लेने का खत्म। नाउ इट इज ओवर टू असेसिंग ऑफिसर, वो एक अलग आदमी होता है। तो मैं असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखे हुए बोलूंगा कि आपके आदमी लोग मेरे घर से सब लेके गए, व्हाइट का पैसा क्यों लेके गए, प्लीज मुझे लौटा दो वापस। ऐसा मुझे लेटर लिखना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एसेट्स वर सीज्ड। जैसे सी असेसी बोलता है मेरी बीवी का एक नेकलेस था, 5 करोड़ का नेकलेस था, वो व्हाइट के पैसे का था, मुझे वापस चाहिए। तो जिस दिन बीवी का नेकलेस रेड के टाइम उठा के लेके गए ना, वो दिन से 30 दिन नहीं गिनना है, वो मंथ के एंड से 30 days में अप्लाई करना है। सी ऐसे मेरे घर पे से बहुत कुछ लेके गए और इन लोग भी क्या इंस्टॉलमेंट्स में उठा के लेके जाते हैं, लेकिन मुझे बाकी का पड़ी नहीं, मुझे मेरे बीवी का नेकलेस चाहिए, वो मैंने व्हाइट के पैसों का लिया था। तो मुझे देखना है कि बीवी का नेकलेस कब लेके गए। मान लो 6 जून को लेके गए थे, तो वो महीना को एंड करो और उसके बाद 30 दिन में आई विल मेक एन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी बीवी का नेकलेस, और मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाइट का है। कैसे प्रूव करूंगा बताऊंगा। देखिए बीवी का नेकलेस का ये बिल है, मैंने सन 2020 में खरीदा था और मैंने उन दिनों में कुछ इनकम दिखाई थी, वो दिखाई भी इनकम का है, टैक्स भरी भी इनकम का है। ऐसे मुझे कन्विंस करना पड़ेगा और वो लोग कन्विंस हो गए ना तो लौटा देते।
लेकिन एओबी परमिशन लेगा सीआईटी सीसीआईटी की, और कितने टाइम में लौटाएगा? 120 डेज। 120 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड, नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन आई अप्लाइड। सी मैंने अप्लाई कभी भी किया हो, लेकिन वो लोग कब लौटाते हैं? 120 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड। तो सी ये देखो, प्लीज देख मेरा हाथ देख, रेड 5 दिन चली थी मान लो, तो वो लोग 5वां दिन जब लास्ट डे होगा ना रेड का, वहां से 120 डेज में लौटाते फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड। और आई एम अज्यूमिंग 5 दिन रेड चली थी, और मुझे अप्लाई कब करना है? जब लेके गए, और मान लो रेड के दूसरे दिन ही मेरी बीवी का नेकलेस लेके गए थे, तो ये डेट को बेस पकड़ के 30 दिन में अप्लाई करना है। और इसमें क्या है, मंथ डेट चेंज हो जाता है ना यार। अरे 5 दिन की रेड में दूसरे दिन मेरी बीवी का नेकलेस उठा के ले गए, मुझे बहुत रोना आया था, मेरी बीवी को मैं ब्लैक का नहीं पहना तो व्हाइट का पहनाता हूं। तो जिस दिन लेके गए ना, जिस दिन लेके गए वहां से 30 दिन नहीं, उस महीने के एंड से 30 डेज, तो अप्लाई करने का 30 डेज यहां से गिनना है। लेकिन वहां से वापस कब आएगा अपने पास? वो तो जब सर्च पूरी कंप्लीट होगी, लास्ट 5वां दिन, उसके 120 डेज में रिटर्न हो जाएगा। मतलब 30 दिन में मांग, 120 दिन में मिलेगा। ये प्रोसीजर याद होना चाहिए, कल को एग्जाम में आ गया ना कि अगर अपने को व्हाइट का पैसा निकलवा के लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर क्या है? 30 दिन में अप्लाई करो, 30 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एसेट वाज सीज्ड, और जब अप्लाई करोगे वहां से 60 दिन, 120 दिन नहीं, 120 दिन में रिटर्न होगा, लेकिन 120 दिन फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड, उतने टाइम में इन लोग लौटा देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग व्हाइट का पैसा निकलवा सकते हैं। ये थियरी इसमें इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी तुमको मिलेगा, लेकिन आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई एक्सप्लेनेशन टू दिस मच ओनली, कि व्हाइट का पैसा कैसे निकलवाने का। 30 दिन में मांगो, 120 दिन में मिल जाता है। ओके, एक सेकंड, 120 दिन कहां से गिनते हैं? मुझे पॉइंट बताना है। 120 दिन कहां से गिनना है? ये देखो, ये देखो ना, कुछ अच्छा पॉइंट इधर, फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड ना। एक्चुअली एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड। ये देखो लॉ में लैंग्वेज क्या है, 120 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन लास्ट ऑफ द ऑथोराइजेशन ऑफ सर्च इज एग्जीक्यूटेड। ये तुमको स्टडी मटेरियल वगैरह में टाइम एंड अगेन ऐसा सेंटेंस दिखेगा। आई रिपीट, 120 डेज फ्रॉम, मैंने तो कैसा बोला, फ्रॉम द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड, लेकिन एक्चुअल लैंग्वेज क्या है? 120 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन लास्ट ऑफ द ऑथोराइजेशन ऑफ सर्च इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये सर्च वारंट है, और सर्च इन लोग का है ना, एक एक्टिविटीज का लिस्ट होता है कि हमें तलाशी लेनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। जैसे मान लो इन लोग ने 4 एक्टिविटीज प्लान किया था, और ये प्लानिंग कौन बना के देता है? जो रेट डालने आता है वो नहीं, उसका सीनियर ऑथोराइजिंग ऑफिसर, सीसीआईटी सीआईटी बताया था ना, वो लोग बोलते हैं उसके घर पे क्या क्या काम करना है। तो वो वारंट के अंदर लिखा हुआ ही होता है इस तरह से। देखो, तो मान लो जो रेट डालने है, उसके बॉस ने उसको बोला था ये 4 चीज तेरे को करनी है, तो वो रेट डालने वाला बेचारा चुपचाप लाइन से काम करता है, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और जिस दिन वो आखिरी काम करता है ना, उस दिन रेड खत्म हो गई, ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में पता है इसको क्या बोलते हैं? 17th October इज द डे व्हेन लास्ट ऑफ द ऑथोराइजेशन इज एग्जीक्यूटेड। ऑथोराइजेशन मतलब एक्टिविटीज गिवन बाय द बॉस। जैसे मैं रेट डालने आया था, तो मेरा कोई बॉस होगा ना, तो बॉस ने मुझे बोला था देख शिरीष, तू उसके घर पे तलाशी लेगा, 4 चीज करना है, तो मैं एक एक चीज करते जाऊंगा, और ये चारों चीज करने की मुझे ऑथोराइजेशन मिली है। और जब मैं अपनी चौथी ऑथोराइजेशन किया ना, रेड खत्म हो गई। अरे ड्राइंग से मैं सेंटेंस बताना चाह रहा हूं, तो टेल मी 17th October को क्या बोलेंगे? रेड खत्म हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ द ऑथोराइजेशंस। ऑथोराइजेशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्च वारंट के अंदर बहुत सारे काम लिखे हुए होते हैं, तलाशी लो,
कितना पैसा मिला गिनो, इनकम टैक्स का ठप्पा मारो, पूछताछ करो, इतने सारे काम लिखे होते। तो इतने सारे कामों में जब आखिरी काम निपटाया ना तो उसको बोलते रेट खत्म हुआ। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते? इट इज द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन इज एग्जीक्यूटेड। सी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा नहीं बोलेंगे सर्च इस दिन खत्म हुई थी, इन लोग ऐसा बोलेंगे ऑन 17 अक्टूबर लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन वॉज एग्जीक्यूटेड। मतलब समझ जाओ उस दिन रेट खत्म हुई थी और वहां से 120 डेज गिनना है। अरे बात कहां से चालू हुई थी? 120 डेज कहां से गिनना है? फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ सर्च इज एग्जीक्यूटेड। तो इन लोग एग्जाम में ऐसा वर्ड लिखेंगे, इससे मैं तुमको उससे परिचित कर रहा था, लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ सर्च इज एग्जीक्यूटेड। वहां से 120 डेज में अपने को क्या मिलेगा? वाइट का पैसा। सी इन लोग वाइट का पैसा नहीं बोलते, क्या बोलते? एक्सप्लेन्ड एसेट्स। मीन्स तुमने एक्सप्लेन कर दिया ना कि हाँ ये हमने टैक्स भरी हुई इनकम से लिया है, तो उनको संतुष्टि हो गई, तो उन लोग एक्सप्लेन करेंगे तो लौटा देंगे। लेकिन 30 दिन में मांग, 120 दिन में लौटाएंगे। सो रेड खत्म, रेड का टॉपिक खत्म।